हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायरल विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जहां से बाहर आ जाता, बाहर आने के तुरंत बाद वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ एक कट्टा सा बंदा एक कुड़ाली को लेके आ चुका होता है और इसका बनक जैंग को लग जाती है। इसकी वजह से पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है कि क्या आपको मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और तब हम उस बंदे की तरफ देखते हैं, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि 9 ग्रेड बैंडिट में 8th बैंडिट होता है। तब 8th बैंडिट जैंग से बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ वो 9 ग्रेड बैंडिट में मैं वीकेस्ट बैंडिट हूँ, फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए मैं अगर चाहता तो तुम आसानी से जान से मार सकता हूँ। फिर भी मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, तो इसलिए जाओ, जाने के बाद शाह भाई को जान से ही मार डालो। उसके बाद मैं तेरा जान ही नहीं बख्श दूंगा, उसके साथ काफी ज्यादा रिवार्ड भी तुझे दूंगा। ये वहां पर खड़े होकर ये सब बोल ही रहा होता, तभी पीछे से कोई आता और आने के बाद इसको तरफ छोटा सा पत्थर फेंक देता और वो पत्थर सीधा आकर इसके लेग को लग जाती है। इसके वजह से अपना बैलेंस खो देता है, इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद जंग थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने तुरंत बाद और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि आंटी खड़े हुए होते और आंटी जंग को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल रहे होते, सिर्फ उसे ऐसा घूर के देखने लगते हैं। देखने के बाद जंग बोलने लगता है कि आंटी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, पर इसके आगे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे मैं संभाल लूंगा। ये बोल के अपना पूरा पावर यूज करके वो जंग उस 8th बैंडिट पर एक जोरदार मुक्का कर देता है, पर इस पंच का असर उस 8th बैंडिट पर घंटा भी नहीं होता। इसके वजह से वो हंसते हुए बोला होता है, क्या तेरे अंदर इतना ही दम है क्या? अगर ऐसी बात है अब तुम मरने का समय आ चुका है। ये बोल के अपना उड़ाली उड़ा के एक जोरदार अटैक जंग पर करने वाले होता है। ये देखने के बाद आंटी चिल्ला रहे लगते है कि संभाल के पीछे की तरफ वो अटैक कर रहा है। उतने में जंग इस रेस्टोरेंट के पास आते हैं। आने तुरंत बाद इसके रेस्टोरेंट के बैनर को वहां पर ले जाते हो बोल रहा होता है कि आंटी मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट की बैनर थोड़ी देर यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल के 8th बैंडिट के सामने जाते दैनिक तुरंत बाद इस बैनर के अंदर की पूरी एनर्जी यूज करके उस 8th बैंडिट पर जोरदार अटैक कर देता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होती है कि ये बिल्कुल ही उसे ब्लॉक ही नहीं कर पाती। इसके वजह से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं वही में। इसके बाद ये अपने मनी मान सोचने लगते, मुझे लगा था इस बैनर के अंदर थोड़ा बहुत तो शॉर्ट की होगी, पर इसके अंदर इतना सारा होगा मैं बिल्कुल ही सोचा ही नहीं था। इसका मतलब है कि आंटी ए को मैं कितना स्ट्रांग समझा, उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग निकल गए। ये सोचता उस बैनर को फिर से आंटी ए को दे देते हैं। इसे लेने के बाद आंटी ए अपने मनी मान सोचने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जैसे स्वाड रूट से नॉर्मल इमोर्टल्स को मारते हैं, पर इस जैसे चीटी को मारने दिया और मैं वादा करता हूँ आगे से इस जैसे गलती मैं बिल्कुल भी होने ही नहीं दूंगी। तब जंग बोला होता, प्लीज मुझे माफ कर दिया आंटी जी, क्योंकि आपके परमिशन के बिना मैं इस बैनर को यूज किया और इसके वजह से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने बाद आंटी से ज्यादा वो बोल रहे होते, हाँ मैं माफ करने के लिए माफ कर सकता हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर कभी भी नहीं आओगे। और ये सुनने बाद जंग अपने मनी मान सोचने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी ए का पीछे का कहानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज है। इसकी वजह से ये इतना स्ट्रांग होने के बाद भी यहाँ पर छुपी पड़ी है। इसके बाद हमारा जंग थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो जूसा अंकाल के यहाँ पर पहुंच जाता है और तभी ये 6th बैंडिट मास्लू उसके साथ 2 और बैंडिट्स आ जाते हैं उसी हाल के यहाँ पर, और इसका बनक जंग को भी लग जाती है। इसके वजह से पीछे मुड़कर बोल रहा होता है कि मास्लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तभी से देखने के बाद वो मास्लू बोलने लगता है, मानना पड़ेगा भाई तुम्हें कल्टिवेटर बिल्कुल नहीं, फिर भी तेरे अंदर काफी ज्यादा गामड़ और काफी ज्यादा हिम्मत है। और ये सुनने बाद जंग अपने मनी में सोचने थे, ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इन्हीं में से एक बैंडिट को मार डाला, इसके वजह से ये मेरे से बदला लेने के लिए आ चुके होंगे यहाँ पर। और इसका एक्सप्रेशन देखने के बाद ये मास्टर लू बोलने लगता है, नहीं तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि हम ये जू संगाल में छुपा पड़ा वो चेन फैमिली के कमीने चेन शाओ भाई को मारने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि मास्टर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये जू संगाल सिर्फ एक तीर से निकला हुआ एक एरो जैसा है, और वो एरो किसी को भी मार सकती है, पर वो किसको मारना है वो एरो चलाने वाले पर डिपेंड है। तो इसलिए आप पहले वो एरो चलाने वाले को मार दीजिए, यानी उस मास्टरमाइंड को मार दीजिए। ये सुनने के बाद मास्टर लू बोलने लगता, हाँ तुमने सही बोला जंग, क्योंकि ये सारे जू संगाल के लोग एक एरो की तरह है, और वो एरो की टारगेट और कोई नहीं बल्कि हमारा ग्रेट बैंडिट हाल है। तो इसलिए हम पहले उस एरो को बर्बाद कर देंगे, उसके बाद उस एरो चलाने वाले को बर्बाद करेंगे। ये सुनने बाद जंग बोलने लगता है कि इस एरो को बर्बाद करना आप जितना आसान समझे, सामने से उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ आने वाली एक एरो नहीं बल्कि उसके रूप में आने वाली एक बड़ा सा स्पीयर है। ये सुनने के बाद मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है, इसकी वजह से बोलने लगता है, वो जो भी हो उसे मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसके बाद वो शाओ भाई को जान से ही मार डालूंगा, क्योंकि हम सारे बैंडिट्स इतना दूर आ चुके हैं कि इसके वजह से हम पीछे बिल्कुल ही हट नहीं सकते। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है, मास्टर लू आपने पहले मुझे काफी ज्यादा मदद किया, वो सारे पैसे देंगे, तो इसलिए मैं आपको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो जूसेंगाल की लीडर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने स्ट्रेंथ को सिर्फ छुपा रहे हैं सभी लोगों से, तो इसलिए आप वहां पर जाएंगे तो वहीं पर जरूर मर जाएंगे, तो इसलिए मेरा मात मान दीजिए और यहाँ से पीछे हट जाइए। ये सुने बाद मास्टर लू से ज्यादा बोला होता है, ये सारे बकवास सुनने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे पहले जाकर उस शाह भाई को जान से मार डालना है। ये बोलने के बाद वो जूसेंगाल के सामने पहुंच जाता, पहुंच जाने के बाद चिल्लाने लगता है, जूसेंगाल चुपचाप वो शाह भाई को हमें दे दो, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनने के बाद अंदर से आवाज आने लगती है कि अगर मैं शाह भाई को बाहर भेजूंगा तो उसके साथ तुम क्या करोगे? ये सुनने के बाद मास्टर लू जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं उसे जान से ही मार डालूंगा। इसके बाद अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, इसके वजह से मास्टर लू उसके अंदर जाने लगता है, पर उतने में अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ तलवार आ जाती है, आने तुरंत बाद इसके पैर के साथ चोट पहुंच जाती है, इसके वजह से नीचे गिर जाता है। अभी अंदर से आवाज आने लगते हैं, हमारे जूसेंगाल नॉर्मली सभी लोगों को वेलकम करते हैं, पर अगर कोई भी परमिशन
परमिशन के बिना यहाँ पर आया तो उसके जान से भी मार सकती है। तो इसलिए अगर तुम्हें नहीं मारना तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुझे बेरहमी से मार डालूंगा। और सारे बात सुनने के बाद भी मास्टर बिल्कुल ही हार नहीं मानता, अंदर जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। तभी अंदर से एक और तलवार आ जाती है, आने के तुरंत बाद इसका हाथ को पूरी तरह से काट देती है। इसके वजह से मास्टर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसके वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर भी ये मास्टर हार बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि फिर भी वो शाह भाई को मारने के लिए अंदर जाने की कोशिश किया जा रहा होता है और आगे बढ़े जा रहा होता है। और तभी हम उसी जूसेंगाल के अंदर से एक लड़की हाथ देखते हैं और उसी हाथ के अंदर से वो तलवार निकलते हैं। निकलने के तुरंत बाद इस मास्टर लू के माथे पर लग जाते हैं, इसके वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब जंग दोनों बाकी बैंडिट से बोल रहा होता है, अगर तुम्हें भी मारना नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ और ये पैसे लो। लेने तुरंत बाद मास्टर लू को अच्छे से फ्यूनरल कर दो। ये बोलने के बाद ये जंग सीधा उस जूसेंगाल के अंदर एंट्री मार लेता है और एंट्री मारने के बाद वो देख लेता है वहां पर वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो जूसेंगाल के लीडर फेफे ही होती है। और तब जंग को देखने के बाद फेफे बोलने तो ओहो बच्चे हम दोनों फिर से मिल गए इतना जल्दी। ये सुनने के बाद जंग बोलने था हाँ हम इतना ही जल्दी मिल गए और मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर हम दोनों और भी ज्यादा मिलते रहेंगे, तो इसलिए मैं क्या पूछ सकता हूँ आपको मैं क्या बुलाऊं। ये सुनने के बाद फेफे बोलने लगते हैं हाँ मेरा असली नाम तो जुआंग फेफे है, पर तुम काफी छोटे बच्चे हो ऐसा बुलाने के लिए, तो इसलिए मुझे बिग सिस्टर के बुलाओ आपसे। ये सुनने के बाद जंग मुस्कुराते बोला होता है क्या सच में मैं भी हमेशा एक बिग सिस्टर को चाहता हूँ, फाइनली मुझे एक बिग सिस्टर मिली गई। ये सुनने के बाद फेफे भी बोलने लगता हाँ मैं भी हमेशा एक छोटा भाई को चाहती थी, फाइनली मुझे भी वो छोटा भाई मिली गया। ये सुनने पर जंग बोलने लगता है अगर हम दोनों भाई बहन बन गए तो उसके बाद एक बहन एक भाई को बिल्कुल ही मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको कितना भी सीक्रेट मालूम हो तब भी। ये सुनने के बाद फेफे इसके और भी पास आकर बोलने लगते हैं कि नॉर्मली कोई भी किसी को नहीं मारता, अगर वो अपने औकात से बाहर नहीं गया तो। अब मैं तेरे बड़ी बहन बन गया तो इसलिए मैं तुझे एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बच्चा था वो भी 10 साल का था, वो भी तेरे जैसा काफी ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड था और उस बच्चे की खूबसूरत बड़ी बहन थी और हर बार ये बच्चा जाकर उस खूबसूरत बड़ी बहन के मामले में उंगली करता रहा। और क्या तुझे पता है इसके बाद क्या हुआ? एक दिन आ गया उसके बाद वो उस बड़ी बहन के सब्र पूरी तरह टूट चुका था, इसके वजह से उस बच्चे की उंगली काट दिया, उसके बाद उसका गला ही काट दिया। इसके वजह से वो टैलेंटेड 10 साल का बच्चा 10 साल का उम्र है मर गया। आए है उसके बारे में सोचते मुझे काफी ज्यादा तरस आ रहा है। ये सुने पर जैम बोला था वो बच्चा मेरी तरह टैलेंटेड होगा पर वो 10 साल का है और मैं 11 साल का ऑलरेडी बन चुका हूँ और मुझे मेरे उम्र को ऐसे ही बढ़ा दे रहे हैं काफी ज्यादा पसंद है। ये सुने बाद फेफे मुस्कुराते हुए बोला होता हाँ मुझे पूरा यकीन है तुम आगे जाकर एक अच्छा सा मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, पर अगर तुम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना चाहते हो तो वो भी काफी लंबे समय तक तेरे पास ताकत के साथ वो थोड़ा बहुत अकल भी होना चाहिए। ये बोल ही रहे थे तभी ऊपर से शाह भाई आ जाते, आने के तुरंत बाद बोलने लगते जंग ऊपर आ जाओ मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुने तुरंत बाद जंग ऊपर की तरफ आ जाते हो, तब ये दोनों एक टेबल के पास बैठकर बात कर रहे होते। तब ये जंग पूछने लगता है तो बोलो शाह भाई तुम मेरे से कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करना चाहते हो। ये सुने तुरंत बाद शाह भाई कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता, इसके बाद बोलने लगता है कि मेरे चेन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हमारे चेन फैमिली के कुछ लोगों को वो ग्रेट बैंडिट हॉल के बैंडिट्स मार दिए और हमारे फैमिली के कुछ और लोग काफी मिस्टीरियसली मर गए, उनको किसने मारा कब मारा हमें पता ही नहीं चल रहा अभी तक। और ये सारे कांड देखने के बाद हमारे चेन फैमिली के काफी सारे लोग हमारे फैमिली को छोड़ के भाग गए। ये सुनने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है तभी तो वो मास्टर रू इतना हिम्मत करके शाह भाई को मारने के लिए यहाँ पर आए। और ये सारे कांड को देखने के बाद मेरे गेस 100% सही था, ये सारे कांड के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो है और वही मास्टरमाइंड ये चेन फैमिली के बीच और ग्रेट बैंडिट हॉल के बीच एक बड़ा सा लफड़ा करवा दिया। और अब तो देखो उस मास्टरमाइंड का प्लान 100% सक्सेस हो गया, क्योंकि इसकी वजह से चेन फैमिली भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, उसके बाद ग्रेट बैंडिट हॉल भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। ये सोचने के बाद जंग शाह भाई से पूछ रहा होता है वो सब तो ठीक है पर अब तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि हमेशा ये जूझंगाल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा ना। एक सेकंड जूझंगाल की प्रोटेक्शन के लिए तुमने जूझंगाल को क्या क्या चीजें दी है। ये सुने हुआ शाह भाई बोलने लगता है कि इस जूझंगाल को मैंने अपने चेन फैमिली के सारे कीमती आइटम्स दिए हैं, फिर भी ये हाल मुझे सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए प्रोटेक्ट करने का ही वादा दिया है और उसके बाद मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। और जंग मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए बल्कि मुझे बदला चाहिए और इस सारे कांड के पीछे जो भी बंदा है उसको मैं तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुने के बाद जंग बोले तो मार लो मैं कहाँ पर रोक रहा हूँ, पर क्या तुझे पता है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। ये सुने के बाद शाह भाई बोलने लगता है नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे फादर को पता है, तो इसलिए मेरे फादर के पास जाकर मैंने पूछा भी है, पर मेरे फादर को मैं कितना बार भी पूछूं वो उस कमीने का नाम लेने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुने के बाद जंग बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे फादर इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा हो, तुम उसके नाम सुनने के बाद तुरंत बाद उसके पास जाओगे, जाने के तुरंत बाद उसे मारने की कोशिश करोगे और वो मास्टरमाइंड काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए तुम्हारा फादर उसका नाम तुझे नहीं बता रहा है। ये सुने के बाद शाह भाई बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर ट्रेनिंग करके और भी स्ट्रांग बन के वापस आऊंगा। अब जंग पूछने लगता है तुम कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो, तब शाह भाई जवाब देने लगता है कि उस जगह का नाम है मिस्टिकल एंसेस्ट्रल गेट, वहां पर काफी सारे डेंजर होते हैं, वहीं पर कल्टिवेशन का अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, तो इसलिए जंग तुम भी मेरे कंपेनियन बन के वहां पर आओ और एक बार मैं रिटर्न करने के बाद उसके बाद तुम्हें काफी सारे रिवॉर्ड्स भी दूंगा। ये सुने के बाद जंग सीधा बोल देता है कि नॉट इंटरेस्टेड हो, मुझे वहां पर नहीं आना और तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी मुझे नहीं चाहिए। ये सुने के बाद शाह भाई तुरंत वहां से जाता है, बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तू इतना अच्छा ऑफर को रिजेक्ट करोगे, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें मेरे साथ काम ही नहीं करना, तो इसलिए मैं भी तुझे और भी ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। अब जंग
जंग बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम तो नहीं कर सकता, पर उस मास्टरमाइंड को बाहर निकालने में और उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए हमें तुम्हारी चिन फैमिली के यहाँ पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर कोई बंदा मेरे दोस्त को किडनैप करके ले आ चुका होगा, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही मास्टरमाइंड है, क्योंकि मेरा दोस्त एक ग्रेट बैंडिट हॉल का स्टूडेंट है। इसलिए अगर मेरे दोस्त को मार के वो इल्जाम तुम्हारे चिन फैमिली के ऊपर लगा दिया तो उसके बाद ये लफड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पर इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्त की जान मुसीबत में आ सकती है। ये बोल के वो दोनों उस चिन फैमिली की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं और चौंक जाते हैं, क्योंकि सच में उस सोसो को कोई बंदा किडनैप करके ले आ चुका होता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी चिन फैमिली का चेनपू होता है। अब इन दोनों को देखने के बाद चेनपू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इस समय पर यहाँ पर आओगे। ये सुनने पर जांग बोलने लगता है हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि ये सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड इसी चिन फैमिली का बंदा होगा। अब ये देखने के बाद शाहबाज चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या 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 सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड तुम ही हो क्या? ये सुनने के बाद चेनपू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है हाँ ये सारे कांड के पीछे का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे चिन फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। ये सुनने के बाद जांग बोलने लगता हाँ मानना ही पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने काफी बढ़िया प्लान किया। अगर तुम मुझे मारने के लिए उस दिन वहां पर नहीं आते तो मुझे भी तेरे ऊपर बिल्कुल ही डाउट ही नहीं आता था, पर अब हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील हो चुका है, तो भी कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चिन फैमिली ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी शाह भाई रोते रोते बोल रहा होता तुमने ऐसा क्यों किया? सुनने पर चेनपू बोलने लगता है क्योंकि तुम्हारा बाप की वजह से, क्योंकि तुम्हारा बाप ही ये चिन फैमिली का पैट्रियट पोजीशन को मेरे से छीन लिया था, और उसके बाद भी मैं चिन फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और ये चिन फैमिली के सारी फाइनेंसेस को मेंटेन करता रहा, और ये चिन फैमिली के लिए इतना साल तक इतना सारा करने के बाद भी तुम्हारा कचरा बाप ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था, और ये सारे मेरे साथ होने के बाद फाइनली मेरा सब्र भी टूट चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चिन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर डालूं, उसके बाद नया चिन फैमिली के मैं ही पैट्रियट बनूं, पर उसके लिए तुझे मारने की जरूरत है। ये बोल के वो शाहबाज पर एक जोरदार अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने तुरंत बाद ही शाहबाज के सामने जंग आ जाए, तो आने के तुरंत बाद ही शाहबाज को पीछे की तरफ ढकेल के वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, इसके वजह से जंग काफी दूर ऐसा पीछे की तरफ ढकेला जाता है। और इसे देखने के बाद चेनपू बोल रहा होता अरे बाप रे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक बिना कल्टिवेशन के वाला बंदा एक कल्टिवेशन वाले बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और तुम उस कमीने को कितना भी प्रोटेक्ट कर लो वो भी आज मरेगा और तू भी उसके साथ मरेगा। सुनने पर जंग बोला होता हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बिना कल्टिवेशन वाला बंदा हूँ, तो इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लायक ही नहीं हूँ मैं, पर तुझे उसका या मेरा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई यार यहाँ पर आ रहा है, और वो प्रोटेक्ट करने वाले के लिए मैं ऑलरेडी रिश्वत भी दे चुका हूँ। क्या तुझे पता है कि वो रिश्वत क्या है? वो रिश्वत एक मास्टर कोर है। ये बोलने के तुरंत बाद ही उसके शर्ट के अंदर से वो बिल्ली बाहर आ जाता है, और बाहर आने के तुरंत बाद वो बड़ा सा बिल्ली जैसा बन जाते हैं। ये सुनने के बाद चेनपू बोलने लगता है ओहो ये तो तेरा बिल्ली है, वो पहले जैसा बड़ा हो गया, तो क्या तुझे ये बात नहीं पता है कि बिल्ली कितना भी बड़े हो जाए वो शेर बिल्कुल ही नहीं बनता? ये सुनने के बाद जैंग बोलता है नहीं ब्रो तुम पूरी तरह से गलत हो। ये बोलने के तुरंत बाद ये बिल्ली के अंदर से एक एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा शेर बाहर आ जाती है। जैंग बोलने लगता है क्या तुझे पता है कि इस बिल्ली का भी तेरे जितना लेवल है, इसका मतलब वो भी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। ये सुनने के बाद चेनपू उस बिल्ली पर अटैक करते हुए बोला होता है अगर तुम सच में ऐसा सोचे हो तो पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि मैं अपना कल्टिवेशन लेवल हमेशा छुपाते आ रहा था, क्योंकि असल में मेरा कल्टिवेशन लेवल इससे काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि मैं अब 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ये चेनपू अपने दोनों हाथों से 2 एनर्जी से बना हुआ सांप बना लेता है। बनाने के तुरंत बाद वो बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ शेर के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसके वजह से वो दोनों सांप उस शेर को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इसके वजह से ये कैट का भी थोड़ा बहुत बैंड बच जाते हैं। इसके वजह से फिर से जैंग के पास आकर रुक जाती है। ये सुनने पर जैंग बोले था अरे यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पहले पता होता मैं यहाँ से कब का भाग चुका होता, पर अब तुम मुझे यहाँ से भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं दोगे, तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा। मेरे पास ये शाहबाज है, ये भी 3रे लेवल पर है, इसका मतलब तेरे से ये 2 ही लेवल कम है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हें हरा सकता है। ये सुने तुरंत भाई चेनपू काफी तेजी इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोला होता है ये सारे बकवास के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए मैं तुम सारे लोगों को पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। ये बोल के काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है, और इतना तेजी से आता है उसे देखकर शाहबाज को थोड़ा बहुत फट जाता है, फिर भी जैसे तैसे संभाल के वो चेनपू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और एक दूसरे के पास आने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर एक जोरदार अटैक कर देता है अपना पूरा पावर यूज करके, और इतना पावर देने की वजह से वो शाहबाज के ऊपर का मास्क थोड़ा थोड़ा होकर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है, और कुछ देर बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और तब हम देखते हैं वो शाहबाज नहीं होता है बल्कि स्विंडलर होता है। तब वो लगता है कि सरप्राइज। ये देखने के बाद चेनपू की पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है तुम असली शाहबाज नहीं हो तो तुम कौन हो, और मुझे सच सच बताओ असली शाहबाज कहाँ पर है, वरना मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। उतने में कोई बंदा इसके पीछे आ जाता है। आने के तुरंत बाद एक चाकू को लेके इसके आर पार कर देता है, और वो आर पार करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि असली शाहबाज होता है, और बोलने लगता है कि क्या अंकुल आप मेरे बारे में ढूंढ रहे हैं क्या, और आपने मुझे सिखाया है कि जब तक तुम एक फाइट के अंदर पूरी तरह से जीत ना जाओ तब तक तुम अपना गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उस लेसन को आपने मुझे सीखा कि आप पूरी तरह से भूल गए हो, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना आपको ये लेसन फिर से प्रैक्टिकली सिखाने के लिए। ये बोल के उस चाकू को फिर से निकल के फिर से उसके अंदर घुसेड़ देता है, और तभी चेनपू पीछे मुड़कर इस पर अटैक कर देता है, पर ये आसानी से डाच करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और पीछे आने के बाद फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगता है चेनपू को अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद चेनपू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर बिल्कुल भी ब्लॉक ही नहीं कर पाता। इसके वजह से ये उसका गला ही काट देता है। इसके बाद जैंग को
देखकर बोल रहा होता है जैंग मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस बंदे को मैं जान से ही मार डालूंगा, और मार डाल दिया, पर मैंने इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर ये इतना आसानी से मर गया, पर मैं इसे बिल्कुल इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ये चेनफू के लाश के पास जाता है। जाने के तुरंत बाद अपना चाकू लेके उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद आई डोंट नो कहां से बट काफी सारे काली बटरफ्लाइज बाहर आ जाते, या तो उस चेनफू के बॉडी के अंदर से आ चुके होंगे या शाओ भाई की किसी टेक्निक की वजह से वो सारे आ चुके होंगे बाहर की तरफ। इसके बाद शाओ भाई जंग को देखकर बोल रहा होता है जंग तुमने मुझे पहले ही बोला था कि तुम इस मास्टरमाइंड को बाहर लाने में और उसे मारने में मेरा मदद करोगे, और तुमने एग्जैक्टली ऐसे किया, तो इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ। ये सुने बाद जंग बोले नहीं नहीं शुक्रिया अदा की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाकर तुम भी मेरा मदद करो वही काफी होगा। ये सुने बाद शाओ भाई बोले मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने जानबूझ के तेला बिल्ली को उस चेनफू के सामने फाइट करने के लिए बेचोगे, ये जाने के बाद भी तुम्हारा बिल्ली उसके सामने बिल्कुल भी टिकी नहीं पाएगी। ये सुने बाद जंग बोले हाँ तुमने सही पहचाना। ये सुने बाद शाओ भाई बोले तो ओहो तो मैंने सही गेस किया, तुम मुझे ही डराने के लिए उस बिल्ली को उसके सामने बेच चुके हो फाइट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं तुझे कब से मारना चाहता हूँ। ये सुने बाद जंग बोले लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया के अंदर हद से ज्यादा सीक्रेट जानने वाले की लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम है, और इस दुनिया के अंदर मैं ही अकेला हूँ जो कि तुम्हारे इतना सारा सीक्रेट जानता है, तो इसलिए ऑफकोर्स तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुने बाद शाओ भाई बोलने लगता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तुम आगे जाकर मेरा एक काफी बढ़िया राइवल बनोगे। ये बोलने तुरंत बाद ही शाओ भाई वहीं पर एक छत के ऊपर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद बोलने लगता है मैं तुझे अभी इसीलिए नहीं मार रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर तुम मेरे जितना सांग बनोगे, तो इसलिए आगे जाकर हम दोनों फिर से मिलेंगे, और एक बार मिलने के तुरंत बाद हम दोनों फाइट करेंगे, और वो फाइट ऐसा वैसा फाइट नहीं होगा बल्कि लाइफ एंड डेथ बैटल होगा, और इस बैटल में हम दोनों से एक ही बंदा जिंदा बच पाएगा, तो इसलिए आगे उस बैटल के पूरी तरह से प्रिपेयर करो, और मैं भी जाकर उसी बैटल के लिए प्रिपेयर करता हूँ। ये बोल के शाओ वहां से काफी तेज से जाने लगता है, और वो वहां से जाने के बाद स्विंडलर सोसो के पास आता है। आने के तुरंत बाद इस सोसो को चेक करने लगता है ये जिंदा है या नहीं, और तभी इसके पास जैंग भी आ जाता है। आने के तुरंत बाद पूछने लगता है कि क्या स्विंडलर इसका हालत क्या है। तब स्विंडलर बोलने लगता है कि जैंग तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेहोश है, मरा नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ये सोसो को उठा लेता है। उठाने के बाद पूछने लगता है कि तुमने पहले वो शाओ भाई का फेस लिया, क्या ऐसे ही तुम ये चेनफू का फेस भी ले सकते हो, वो भी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा समय नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ये स्विंडलर अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा निकालते हुए बोल रहा होता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस चेनफू का फेस ही नहीं बल्कि किसी का भी फेस ले सकता हूँ, वो भी काफी ज्यादा जल्दी। ये बोले तुरंत बाद अपने शर्ट के अंदर से एक मास्क निकालता है, और निकालने को बोल रहा होता है इसका नाम है मास्क ऑफ 1000 फेसेस, और इसी मास्क की वजह से ही मैं पहले वो शाओ भाई का फेस ले चुका हूँ, अब ये चेनफू का फेस लेने वाला हूँ। और इस मास्क की खासियत ये है कि ये किसी का भी फेस भी ले सकती है, और उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा अनोखी क्लास से बना हुआ है। ये सुने बाद जंग बोलते बस बस आप बकवास बंद करो, मुझे उस मास्क के बारे में जानने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ यही जाननी थी कि तुम उस चेनफू का फेस ले सकते हो या नहीं, और मैं इस फेस को इसीलिए लेने के लिए बोला था कि मैंने सुना था कि ये चेन फैमिली के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स है, और इसके साथ ही 24 जेड पीसेस है, तो इसीलिए तुम उस चेनफू का फेस लेके जाओ, लेके तुरंत बाद वो सारे ट्रेजर्स को और 24 जेड पीस को यहाँ पर लेके आओ। इसके बाद मैं प्रॉमिस करके बोलता हूँ मैं सिर्फ वो 24 जेड पीसेस लूंगा, उसके अलावा जो भी ट्रेजर जो भी खजाना तुम्हें मिलेगी वो तुम ही रख लो, क्योंकि उसमें मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद स्विंडलर लिटरली रोने लग जाता है और बोलने लगता है कि भगवान ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे काफी ज्यादा शुक्रिया, और इसके बाद मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बोल के तुरंत वहां से काफी तेज से जाने लगता है, और जाते जाते चिल्ला रहा होता है कि भगवान जंग अब से मैं हर दिन आपकी पूजा करूंगा, और इसके बाद हम तीनों मिलकर इस पूरी दुनिया की हिला के रख देंगे। इसके बाद काफी देर ऐसा बीत जाता है, तब हम देखते हैं जंग काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इसके वजह से सोचो का फेस के ऊपर काफी ज्यादा ड्राइंग भी किया हुआ था, और तभी वहाँ पे वो स्विंडलर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि यही मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था, इसलिए इतना ज्यादा लेट हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोले तुरंत बाद ये जंग के सामने आ जाता है। आने के बाद वो सारे सामान वहाँ पर रख के पूछ रहा होता है कि क्या ये बंदा अभी तक उठा ही नहीं है क्या, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस जैसे बेहोश पड़ने वाले बंदों को उठाने में काफी बड़ा एक्सपर्ट हूँ। ये बोले तुरंत बाद ये सोचो के कान के पास जाते, जाने के बाद चिल्लाने लगता है कि भूत आ गया। ये सुने तुरंत बाद वो उठ जाता है और चिल्लाने लगता है भागो भागो यहाँ से भूत आ गया, और ऐसा रिएक्शन को देखने बाद ये दोनों अपना गला फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद जंग बोलने लगता है मोटे तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, पर तूने पहले नहीं जाग चुके हो, पर यहाँ पर ये सारे चीजों को एक बार देखो, उसके बाद तुम फिर से बेहोश हो जाएगी। ये बोले तुरंत बाद वो तीनों आकर वो सारे चीजों को देखने लगते हैं। स्विंडलर बोलने लगता है कि जंग मैंने इन सारे जेड पीस को गिना नहीं, पर ऑलमोस्ट ये 24 होंगे, पर क्या जंग तुम सच में बाकी सारे पैसे मुझे ही देने वाला हो। ये सुने बाद जंग बोलने लगता हाँ तुम ही ये सारे पैसे ले लो। ये सुने बाद स्विंडलर बोलने लगता है कि वो सारे खजाना ही नहीं बल्कि सिर्फ ये सारे सिल्वर टिकट ही मेरे लिए काफी होंगे मेरे जिंदगी काटने के लिए, भी मेरे लिए वो बाकी सारा खजाना भी है, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो सारे खजाने के साथ मैं अब क्या करूं। इसके बाद ये सोचो पूछने लगता है कि जंग हमारे पास फाइनली इतना सारा हाई क्वालिटी का जेड तो आ गया है, पर इसके बाद हम क्या करेंगे इस जेड को लेके, क्या हम सच में सारे जेड को यूज करके कल्टिवेटर बनने वाले हैं क्या, क्योंकि तुमने पहले बोला था कि हम जैसा नॉर्मल बंदे ऐसा कल्टिवेटर बनने के लिए हमें अपना बोन मैरो को पूरी तरह से क्लेंस करवाना पड़ेगा, वो भी
ऐसे वैसे बंदों से नहीं बल्कि सुमेर स्टेज वाले बंदों से, और यहाँ पर नॉर्मल स्टेज वाला बंदो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हमें जैसे छोटे प्लेस के अंदर उस जैसे सुमेर स्टेज वाला बंदा कहाँ मिलेगा। ये सुने बाद जंग बोला था तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सुमेर स्टेज वाला एक पर्सन मुझे पता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो हमारे मदद करेगी या नहीं। और गैस ये बेसिकली आंटी ए के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इसका मानना है कि वो आंटी ए जरूर सुमेर स्टेज पर होगा। और तब ऐसी छोड़ा तब हम देखते जंग अकेले उस आंटी ए के रेस्टोरेंट के बाहर आ चुका था। आने के बाद बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे बात सुन सकते हो, तो इसलिए मैं आपसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ इतना देर के बाद आपसे मिलने के लिए आने के लिए, और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए। और तभी हम उसी रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं वहाँ पर आंटी तलवार लेके खड़ी होती है और बोलने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल भी मत आना। ये सुने बाद जैंग बोला था इसीलिए मैं आपके रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मुझे बोन मैरो क्लेंसिंग करने के लिए एक पर्सन चाहिए और मैं चाहता हूँ वो पर्सन आप ही हो। और गाइस प्रीवियस एपिसोड्स में आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन बताया, और वो इन्फॉर्मेशन है कि आंटी के पास एक बच्ची होती है, और वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक बच्चा है और उसका नाम शियाओ की डाओ है। और तब हम प्रेजेंट में थे तब जंग बोल रहा हुआ था अगर आप मेरे बोन मैरो क्लेंसिंग में मदद करें तो मैं आपकी शियाओ की डाओ के बारे में मदद कर सकता हूँ। ये सुने बाद आंटी ये पूछने लगता है क्या शियाओ की डाओ के बारे में तुम मदद कर सकते हो, पर किस तरह का मदद कर सकते हो। ये सुने बाद जंग बोला लगता है मुझे भी और तुम्हें भी दोनों को अच्छी तरह से पता है कि शियाओ की डाओ के पास काफी ज्यादा कल्टीवेशन टैलेंट है, और आप उसको बिल्कुल भी कल्टीवेट करने ही नहीं देते। और क्या आपको सच में लगता है कि वो शियाओ की डाओ को प्रोटेक्ट करने की यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप हमेशा वो शियाओ डाओ को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप मेरा बात मान लो, उसके बाद उसको कल्टीवेट करने दो, उसके बाद वो अपने आप स्ट्रांग बन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जैंग को पिछले जिंदगी की नॉलेज की वजह से आंटी के बारे में और शियाओ की डाओ के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। अभी ये बोल रहा है कि शियाओ की डाओ के पास ये आंटी कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और तब ये सारे जंग की बात सुनने के बाद आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी रिलीज करते हुए जंग पर एक जोरदार अटैक कर देते, पर आसानी से हमारे जंग उसका अटैक को डज कर लेता है। इसके बाद आंटी इसके सामने आ जाए तो आने के बाद बोलने लगते तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे से ये सारे बात बोलेगी, क्या तुझे नहीं पता है कि ये सारे बातों के बारे में मुझे पहले ही पता है, या तुम सिर्फ आज मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो और तुम्हारा विश मेरे हाथों से मरना ही, तो मैं तुम्हारा विश को जरूर पूरा करूंगा। ये बोल के तलवार लेके अटैक करने के लिए जंग की तरफ बढ़ने लगती है। इसके तुरंत बाद वहाँ पर एक हैट पहनने वाला बंदा आ जाए तो आने के तुरंत बाद आंटी एक हाथ पकड़ के उसे रोक देता और बोलने लगता है कि रुको रुको इतना भी जल्दी क्या है। इसके बाद वो हैट पहनने वाला बंदा जंग को देखकर बोला होता है कि तुम कौन हो, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और अभी मुझे इस औरत से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करनी है वो भी प्राइवेट में, तो इसलिए तुम दोनों के बीच में मामला तुम बाद में सॉल्व करने। ये सुनने बाद जंग बोले हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके बाद आंटी ये मेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, तो इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोले तुरंत बाद जंग वहाँ से निकलने लगता है और निकलते निकलते एक बुक आंटी की तरफ फेंक देता, फेंक दे वो बोल रहा होता है कि आंटी ये बुक मेरी तरफ से आप ये गिफ्ट समझ लिए, क्योंकि ये शियाओ कीड़ा को काफी यूजफुल आने वाला है। ये सुनने के बाद आंटी ये उस बुक को पकड़ लेते हो, पकड़ने के बाद उस बुक को खोल कर देखने लगते, देखने तुरंत बाद ये पूरी तरह चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे इस बच्चे के पास डार्क क्यूआन के लेसन कहाँ से आ गया। उतने में वो हैट पहनने वाला बंदा उस आंटी के कमरे के अंदर आ जाता है। इसे देखने के बाद आंटी चिल्लाने लगती है तुम्हें किसने परमिशन दिया मेरे कमरे के अंदर आने के लिए, इसे दफा हो जाए यहाँ से। ये सुने बाद वो हैट वाला बंदा हैट उतार लेता, तब वो बंदा ऐसा दिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए जाता हूँ, पर उससे पहले मेरे बात एक बार तो सुन लो। उस बच्चे ने एकदम सही बोला, तुम हमेशा उस शियाओ कीड़ा का प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरा बात मानो और तुम उस शियाओ कीड़ा को उस बच्चे के साथ कल्टिवेट करने का मौका दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो बच्चा काफी ज्यादा डिपेंडेबल बंदा है, तो इसीलिए वो शियाओ कीड़ा को हमेशा प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। ये सुने के बाद आंटी ये चिल्लाने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुंह चाहेंगे तुम यहाँ पर आकर ये सारे बात बोलने की मेरे से, क्योंकि हम दोनों मिलकर ये सिटी के अंदर आ चुके हैं रेफ्यूज लेने के लिए, फिर भी तुम हमें छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। ये सुने बाद मुंह चाहेंगे बोलने लगते हैं तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी तुम दोनों के ऊपर नजर बनाए रखता था और उसके साथ साथ ही तुम दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था, और तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर मेरा भाई मर रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर चुप कर कैसे बैठ सकता था, तो इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ा तुम दोनों को छोड़कर। ये सुने बाद आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसके वजह से एक तलवार को निकाल के इसके गर्दन पर रख देती है और रखने के बाद बोल रहे होते बेशर्म कही क्या तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा भाई को तुम ही ने जान से मार डाला। ये सुने के बाद मुंह चाहेंगे बोलने लगता है मैं मानता हूँ, मैं सच में मानता हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे और अब मेरा भाई मेरे से पहले मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई को मैंने ही जान से मार डाला तुम्हारे लिए, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है और इसके बारे में तुझे भी अच्छी तरह से पता है। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है वो शियाओ कीड़ा और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भाई का रीइंकार्नेशन है, और नॉर्मली जैसे रीइंकार्नेट होने वाले बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए मेरा बात मानो तुम उस शियाओ कीड़ा को अपने आप ही कल्टिवेट करके अपने आप ही स्ट्रांग बनने का एक मौका दो, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन तुम शियाओ कीड़ा से अलग होना ही पड़ेगा और तब वो शियाओ कीड़ा को प्रेरित करने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा बात मानो तुम उस बच्चे को बोन मैरो क्लेंसिंग करने में उसका मदद करो, उसके बाद वही वो शियाओ कीड़ा को
पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते हैं कि पर तुमने भी हमें प्रॉमिस कर दिया था कि हम दोनों को हमेशा तुम प्रोटेक्ट करते ही रहोगे, क्या तुम मुझसे दिया हो ये प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो क्या? ये सुने बाद मू चैंगन बोलेंगे अगर मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना जिंदगी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर वो डेंजरस पॉइजन हमेशा फैलते आ रही है, तो इसके वजह से मेरे पास अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा जिंदा रहने के लिए। और मैं नॉर्मली कुछ दिन के बाद मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर जाने वाला था, पर ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पर जाकर भी कुछ ज्यादा उकार नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं वो मौका उस बच्चे को और उसके साथ वो शिया और कीड़ा को दोनों को देना चाहता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो अपने हैट पीठ से पहन लेता है, वहां से जाते जाते बोल रहा होता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों की जिंदगी ऐसा बन चुका है, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल भी बदल ही नहीं सकते। पर शिया और कीड़ा का जिंदगी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो तो उसका जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हो, तो इसीलिए ये रात भर तुम पूरी तरह से अच्छी तरह से उसके बारे में सोच लो, उसके बाद एक डिसीजन में आना। तुम्हारा डिसीजन जो भी हो उस डिसीजन को मैं रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। ये बोल के वो मुंह चैंगन वहां से कम्प्लीटली चले जाता है। इसके बाद हम आंटी ये की तरफ देखते, वो ये सब सोचता सोचता काफी ज्यादा रो रही होती है, और तभी तब हम देखते हैं वहाँ पर बैठ कर जैंग और सोसो दोनों रिलैक्स हो रहे होते हैं। उतने में वहाँ पर आंटी ये आ जाती है, आने के बाद पूछने लगते हैं कि जैंग तुमने मुझसे कल रात ये पूछा था कि तुम्हें बोन मैरो क्लेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या इसका मतलब तुम ये प्रोसेस को यूज करके कल्टिवेटर बनना चाहते हो? ये सुने बाद जैंग बोले नहीं नहीं आंटी ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं अकेला कल्टिवेटर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मेरे साथ इस सोसो को भी कल्टिवेटर बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए हम दोनों के ऊपर वो बोन मैरो क्लेंसिंग यूज कर दिया प्लीज। ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगता है ठीक है मैं तुम दोनों के ऊपर वो बोन मैरो क्लेंसिंग टेक्निक यूज करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम मुझे ये प्रॉमिस करो। ये सुने बाद जैंग पूछने लगता है पर किस तरह का प्रॉमिस आंटी है? ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह का प्रॉमिस तुमसे करवाने वाला हूँ। तुम अपना पूरे जिंदगी भर शिया और कीड़ा को प्रोटेक्ट करोगे, पर उसके साथ मुझे एक और प्रॉमिस करोगे कि तुम शिया और कीड़ा को मार्शल आर्ट्स अकेडमी के अंदर ले जाओगे। ये सुने बाद सोसो पूरी तरह से हिल जाता है और पूछने लगता है क्या आंटी आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने सुना था कि वो मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर सिर्फ रिच एंड टैलेंटेड बंदों की एडमिशन मिलेगी। ये सुने के बाद आंटी ये बोलने लगते हैं तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के साथ बात कर दिया, वो शिया कीड़ा को तुरंत ही एडमिशन देगी, और तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी वो शिया कीड़ो के साथ वो मैजिकल आर्ट्स अकेडमी के अंदर जाओगे और जाने के बाद उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए रहोगे। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है कि आंटी अब से वो शिया कीड़ा के बारे में आप पूरी तरह से भूल जाए, क्योंकि वो शिया कीड़ा का पूरे जिम्मेदारी अब से मेरी है। और तभी कहीं और जगह पे वहाँ पर एक टकला बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा होता है, उसका नाम जूजू है, और वहीं पे वो चेनपू का बेटा चेनकी आ चुका होता है, और चेनकी बंदा वही है गए जिसका हाथ हमारे जैंग ने तीसरे एपिसोड में तोड़ दिया होता है। और इसे देखने के तुरंत बाद ये जूजू पूछने लगता है क्या तुम इसे यहाँ पर ला चुके हो क्या? ये सुनने के तुरंत बाद चेनकी अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा मेडल जैसा निकालने लगता है, और निकालने के बाद बोल रहा होता है हाँ मैं ऐसे यहाँ पर ला चुका हूँ, तो इसीलिए अब से तुम मेरा बात मानोगे, तो इसीलिए मेरे फेस को चेंज करने में मेरा मदद करो, उसके साथ साथ ही मेरा टूटा हुआ हाथ को पूरी तरह से हील कर दो। और ये सुने तुरंत बाद जूजू इसका फेस को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद बोल रहा होता है हाँ ये फेस को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको आसानी से बदल सकता हूँ। इसके बाद वो उसका हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है हाँ तुम्हारा हाथ के बारे में बोले तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल भी हील नहीं कर सकता, और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये डैमेज हो चुका पूरा हाथ को काट के मैं एक नए हाथ से इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक नया हाथ की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तुरंत ही एक नया हाथ लेके आ जाओ। ये सुने बाद चिनकी अपने नौकर से बोला होता है जाओ तुरंत ही कितना हो सके उतना ज्यादा मेरे जैसे दिखने वाले हाथ को पूरी तरह से काट के लेके आओ यहाँ पे, और ऐसा करने के लिए कुछ ज्यादा समय बिल्कुल ही ले लेना, वरना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाए, उसके बाद तुम्हारे हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बंदा भी ठीक है बोल के वहां से चले जाने लगता है। इसके बाद जूजू एक कमरे की डोर को ओपन करने देता है, करने के बाद बोल रहा होता है कि तुम्हें किस फेस चाहिए उस फेस को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि मैं उसी फेस तुम्हें देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद ठीक है बोल के वो चिनकी सामने की तरफ देखने लगता है, देखने तुरंत पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि सामने की तरफ काफी सारे डेड बॉडीज ऐसा लावा में लटका दिया होता है, और ऐसा कुछ देर बाद वो सारे फेस को चेक करने के बाद फाइनली चिनकी को एक फेस पसंद आता है। इसके वजह से अपने मनी मन सोचने लगता है कि तुम कमरे का जंग तुम मेरा वेट करते रहो, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें तड़पा कर मार डालूंगा। और तभी जंग की तरफ वो सोसो को और शिया कीड़ा को दोनों को लेके मैजिकल अकेडमी की तरफ बढ़ने लगता है। तब जंग ये शिया कीड़ा से पूछ रहा होता है क्या तुम इतना दूर चलने की वजह से थक चुके हो क्या? अगर तुम सच में थक चुके हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीठ के ऊपर बैठा के वहां पर ले जाऊंगा। ये सुने बाद शिया कीड़ा बोलने लगता है कि बड़े भैया मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, पर मेरे मदर ने ये बोला था कि हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहना, बल्कि अपने आप को स्ट्रांग बना के अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना हमेशा। ये सुने बाद जंग शिया कीड़ा के सिर के ऊपर छोटा सा टपली मारता है। इसके बाद बोलने लगता है कि इतना छोटी उम्र में इतना बड़े बड़े बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारा माम यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए मेरे ऊपर निर्भर रह सकते हो। तब सोसो बोलने लगता है कि जंग मैंने उस मैजिकल अकेडमी के बारे में पूरी तरह से पता कर लिया, उसका नाम जंगमैन सेक्ट है, और वो सेक्ट अपने अंदर डिसिपल को भर्ती करने समय काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इसके वजह से काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस सेक्ट के अंदर भर्ती करवाने के लिए ले आने के लिए ले आते हैं, पर उनमें से कुछ ही बंदे को उस सेक्ट के अंदर भर्ती करवाया
जाते हैं, पर काफी सारे लोगों को उस सेक्ट के अंदर भर्ती होने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि उस जैंगमैन सेक्ट के अंदर हमें इतना आसानी से भर्ती होने का मौका मिल रहा है। ये सुने पर जैंग बोलेंगे मोटे इसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि क्या तुम भूल गए को वो आंटी ने हमारा बोन मैरो क्लींसिंग पूरी तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। तो इसीलिए अब हम पहले जैसे नल्ले बंदे बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि अब हम सच्चा कल्टिवेटर से। उतना ही नहीं, आंटी ने हमें पहले ये बताया था कि वहाँ पर जाने के तुरंत बाद ये सियाओ कीड़ा को वहाँ पर एडमिशन मिलेगी, और आंटी है कि ये बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। तो इसीलिए हमें कुछ भी चिंता करने की कोई भी जरूरत है, सीधा वहाँ पर जाएंगे और एडमिशन लेंगे। और ऐसे ही बातें करते करते वो तीनों मैजिकल अकेडमी के सामने अगर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर काफी सारे लोग पहले आ चुके होते हैं, और वो अकेडमी के सामने दो बंदे खड़े होते हैं। उनमें से एक बंदे के पास एक बड़ा सा डागी भी होती है। तब मेन वाला बंदा सामने वाला बंदे से बोल रहा होता है कि ये अकेडमी तुम जैसे भिखारी लोग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे दफा जैसे। ये सुने बाद सामने वाला बंदा प्लीज प्लीज किया जा रहा होता है। तभी वो मेन वाला बंदा बोलने लगता है क्या तुम एक बार बोलते सुनाई नहीं देता है क्या? अगर तुम अभी ऐसे नहीं जाओगे तो उसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा, तो इसलिए दफा जैसे। और वो सामने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि बुढ़ा कू होता है, और उसके साथ वो लू नाम का लड़की भी आ चुकी होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं याद आ रहा है तो ये वही डॉक्टर है जिसने जैंग को ट्रीटमेंट देने से मना किया था। और तब हम बुढ़ा कू की तरफ देखते, वो अपने शर्ट के अंदर से कुछ ऐसा निकाल रहा होता है। इसे देखने के बाद वो मेन वाला बंदा अपने मन ही मन सोचने था, ओहो इस बंदे को अच्छी तरह से पता है कि मुझे कैसे मना दिया जाए। उतने में वो बुढ़ा कू अपने शर्ट के अंदर से छोटा सा पैसे की पोटी को ले लेते, लेने तुरंत बाद उस मेन वाले बंदे के हाथ में रख देते। इसे देखने के बाद वो बंदे को पूरी तरह गुस्सा आ जाता है। इसके बाद बुढ़ा कू को एक जोरदार लात मार देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम कचरे का इतना पैसे क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे एकेडमी के अंदर एग्जाम फीस भी इससे काफी ज्यादा है, इसलिए तुम भिखारी का क्या तुम अभी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तेरे पीछे एक बड़ा सा डाक को भेज दूंगा। और तब मैं शियाओ कीड़ा की तरफ देखते ये जैंग से पूछ रहे होते, जैंग बड़े भैया प्लीज जाकर उस बुढ़े को मदद करो। और तब हमें बुढ़ा कू की तरफ देखते, उसके पास वो लू नाम के लड़की भी आ चुके होते। इसके बाद बोलने लगते कि मास्टर हमें ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, पर आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद बुढ़ा कू बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुमने इस टेस्ट को देने के लिए और इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया, तो इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बार इस टेस्ट को देगा उसके बाद तुम जरूर उस टेस्ट को पास कर लोगे। और मुझे ये भी पता है कि तुम इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होकर एक अच्छा सा कल्टिवेटर बनना चाहते हो, और वही तुम्हारा ड्रीम है। और मैंने तुम्हारे लिए बचपन से कुछ भी नहीं किया, और कम से कम इसे तो करने दो। ये सुनने के बाद लू और भी रोने लगता है और बोलने लगता है कि नहीं ग्रैंड पक्कू आप मेरे लिए ये सब करते हुए मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकते, तो इसलिए चलो चलते यहाँ से। और ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वो बुढ़ा को उस बंदे के सामने घुटने पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि सर आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको पूरी तरह से गलतफहमी हो चुका हो, क्योंकि ये सारे पैसे नहीं बल्कि आगे जाकर मैं आपको और भी काफी सारे पैसे ला कर दूंगा, और उतना ही नहीं मैं आपको काफी बढ़िया से दारू भी पिलाऊंगा, तो इसलिए प्लीज प्लीज मेरा पोती को एक बार उस टेस्ट देने का मौका दीजिए। ये सुनिए बाद सामने वाला बंदा बोला होता है भिखारी का क्या क्या तुझे सच में लगता है कि वो दारू का लालच मेरे लिए काफी होगा? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, और मैंने तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम अभी से यहाँ से नहीं जाओगे तो उसके बाद मेरे तेरे ऊपर एक बड़ा सा डाक को छोड़ दूंगा, और मैं अपना वादे का पक्का हूँ। ये बोल के उसके पीछे वाले बंदे को ऑर्डर देने लगता है कि उस डाक को छोड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो भी बंदा उस डाक को छोड़ देता है। इसके वजह से वो काफी बड़ा डाक लू की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, और उसे देखने के बाद वो लू भी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं प्लीज प्लीज मुझे कोई बचा लो यहाँ पर आकर। ये देखने तुरंत बाद जैंग उस बिल्ली को ऑर्डर देने लगता है जाओ, जाने के बाद उस लू को बचा लो। ये सुने तुरंत बिल्ली उस रागी के सामने आकर पहुंच जाती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसके साथ साथ अपना पूरा एनर्जी रिलीज करता है, उस डाक को काफी ज्यादा जा रही है, और इतना खतरनाक एनर्जी महसूस करने के बाद इस डाक का पूरी तरह से मुंह निकल जाती है। इसके वजह से वो फिर से अपना ओनर के पीछे जाकर छुप जाती है। और इसे देखने के बाद मेन वाला बंदा चिल्ला रहा होता है कि ये विष किसकी भी है, वो यहाँ पर आकर तुरंत इस विष को ले ले, वरना इसके बाद इसका लिए और इसका ओनर के लिए दोनों के लिए अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। इतने में पीछे से जैंग आ जाता हूँ, आने को बोलने लगता है कि हाँ ये बिल्ली मेरी है और मैं इसे यहाँ से बिल्कुल भी लेने नहीं वाला हूँ, अगर तुम लोगों के पास इतना औकात है तो आकर मेरा अंजाम पूरा करके दिखाओ। और ये आवाज सुनने के बाद ये दोनों पूरी तरह से पीछे मुड़कर देखते हैं। तब ये ल्यू बोल रहा होता है कि जैंग बड़े भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है ल्यू मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि सामने वाला वो बंदे को क्या चाहिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल बंदे के लिए जैसा पैसा काफी ज्यादा कीमती होगा, पर उस जैसे कल्टिवेटर के लिए सिर्फ स्पिरिट जेड ही काफी ज्यादा कीमती है। ये बोलने के तुरंत बाद इस जैंग अपने शर्ट के अंदर से एक जेड पीस को निकलता है, निकलने के तुरंत बाद ल्यू को दे देते थे। इसे देखने के बाद ल्यू पूछने लगे बड़े भाई जैंग ये तो सच में एक स्पिरिट जेड है, पर ये स्पिरिट जेड आपके पास कहाँ से आ गया? ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम टेस्ट को अटेंड करना यही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरा बात मानो स्पिरिट जेड को उसके मुंह कर फेंक दो। ये सुनने के बाद ल्यू बोलने लगते हैं नहीं मैं फेंक भी नहीं सकता, उसे दे भी नहीं सकती, क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमती है, इसके वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये सुने तुरंत बाद ये सोसो वहां पर आ जाए, तो आने के तुरंत बाद उसके हाथों से वो जेड को छीन लेता है, छीने तुरंत बाद उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार फेंक देता है। इसके तुरंत बाद उस बंदे को पूरी दुनिया जाता है, इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके पास वो जंग आ जाता है। आने के बाद एक और स्पिरिट जेड को लेकर बोल रहा होता है कि हाय 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 तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, तो इसलिए तुम एक स्पिरिट जेड से काम नहीं चलेगा,
तो इसलिए ये दोनों स्पिरिट जेड मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुने बाद वो बंदा भी बोला तो थैंक यू यंग मास्टर ये सब दया के लिए। ये सुने तुरंत बाद जैंग वहाँ में साइड में तूक देता है। इसके बाद बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जैसा अकेडमी के तुम जैसा कचरा चला रहे हो। मैं पहले ये सोच रहा था कि हम तीनों मिलकर इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद कल्टिवेट करके और भी स्ट्रांग बन जाएंगे। पर तुम लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन भी कर लूं उसके बाद मैं तेरे जैसा कचरा ही बन जाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे और मेरे दोस्तों को तुम्हारा मैजिकल अकेडमी के अंदर जा ही नहीं हो, ये बोल के वो तीनों लोग वहां से जाने लगते हैं। इसके तुरंत बाद वो पीछे की तरफ वो मैजिकल अकेडमी के डोर पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। इसके बाद उसके अंदर की आवाज आने लगती है और आवाज बोलने लगती है कि रुको रुको भाई तुम्हें इतना भी जल्दी क्या है, मेरे बाद एक बात सुन लो। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तब वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मू चैंगान ही होता है। तब भी मू चैंगान बोल रहा होता है कि तुम्हें अकेला नहीं बल्कि तुम्हारे सारे दोस्त को मैं अपने मैजिकल अकेडमी के अंदर भर्ती करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसीलिए अभी से तुम सारे लोग बिना किसी टेस्ट के तुम इस मैजिकल अकेडमी के स्टूडेंट। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है तुम एडमिशन ही नहीं बल्कि उसके साथ काफी ज्यादा पैसे भी दो तब भी हम तुम्हारे मैजिकल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ये सुने तुरंत बाद मू चैंगान माइंड टू माइंड इस जैंग से बोलने लगता है क्या तुम अभी भी भूल गए हो कि तुम कल्टिवेटर कैसे बन पाए हो, क्योंकि तुम्हारा बोन मैरो का क्लेंसिंग का प्रोसेस पूरी तरह से एक ही वजह से हुआ है। तो इसलिए तुम आगे का डिसीजन लेने से पहले इसके बारे में 2 बार अच्छी तरह से सोच लो। ये सुनने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आंटी ए के बारे में बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब है कि ये इसके बीच में और आंटी ए के बीच में मामले के बारे में किसी को भी बताने नहीं चाहता। और उतना ही नहीं ये बाहर की तरफ डायरेक्टली इस मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है, पर माइंड टू माइंड बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सिर्फ इसके बारे में 2 बार अच्छी तरह से सोचने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये मुझसे कुछ और चाहता है। हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ये सोचने तुरंत बाद ये कीड़ाओं के पास जाता है। जाने के बाद पूछने लगता है कि कीड़ाओं मैं इस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होने वाला और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी ज्वाइन मत हो और तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ये सुने बाद कीड़ा बोलने लगता है कि जंग बड़े भैया अगर आप ऐसा कहे तो मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप इस अकेडमी के अंदर नहीं जाना चाहते तो मैं भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ये सुने के बाद जंग वो मू चैंगवान को चिढ़ाते हुए बोला होता है सुना क्या तूने अच्छी तरह से सुना, उसने ये बोला था कि वो मेरे अंदर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, इसलिए अब तुम इस जबरदस्ती शिव कीड़ा को उस अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी भेज ही नहीं पाओगे। इसके बाद जंग उस बंदे के और भी पास जाकर धीरे से बोल रहा होता है कि यार वैसे भी तुम्हारे बॉडी के अंदर का पॉइजन तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके तुरंत बाद ही तुम मर जाओगे, और जब तुम मरने वाले हो तुम ये शिव कीड़ा को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए चुपचाप मेरे बात मान जाओ और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो शिव कीड़ा को मैं ही ट्रेनिंग दूंगा अच्छी तरह से। और ये सुनिए बाद मू चैंगान भी जंग से थोड़ा धीरे से पूछ रहा होता है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम भी कोई रीइंकार्नेशन होगे, इसका मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज ही है पर ताकत बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता तुम शिव कीड़ा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि मैं शिव कीड़ा को एरे गेरे नत्थु गेरे बंदे के हाथ में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रूव करो कि मैं यहाँ से जाने के बाद शिव कीड़ा को तुम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करोगे। ये सुने पर जहाँ बोले तो ओहो तो तुझे प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ देने के लिए मैं तैयार हूँ, पर अभी नहीं बल्कि 6 मंथ्स के बाद। ये बोले तुरंत बाद जंग एक पुरानी मार्शल अकेडमी की तरफ दिखाने लगता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है, और उसे दिखाते हुए जंग बोल रहे होते हैं हम 6 महीने के लिए उसी अकेडमी के अंदर बैठकर कल्टिवेट करेंगे, और वो 6 महीने के बाद तुम्हारे मैजिकल अकेडमी के डिसेबल्स के बीच और हमारे बीच एक कंपटीशन रखेंगे हम, और उसी कंपटीशन के अंदर तुझे तुम्हारा प्रूफ भी मिलेगी, उसके साथ साथ ही हमारे पास कितना औकात है उसके बारे में तुझे अच्छी तरह से पता चलेगी। ये सुनने के बाद ये मू चैंगियन बोलने लगता है कि अगर तुम उस कंपटीशन में हार जाओगे तो उसके बाद तुम सारे लोग मिलकर हमारे मार्शल अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाएगा और हमारा मार्शल अकेडमी के डिसेबल बन जाओगे। ये सुनने पर जैंग बोलता है हाँ अगर हम उस कंपटीशन के अंदर हार जाएंगे तब अगर तुम्हारा मन वही पर भी नहीं भरा तो उसके बाद मैं अपनी जिंदगी भी तुझे देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद वो मू चैंगियन भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग भी उस बर्बाद हुआ मार्शल अकेडमी के अंदर आ जाते हैं, और वहां पर आने के बाद चारों तरफ देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि ओहो ये अकेडमी में कितना बर्बाद हो चुका, समझा उससे भी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है अंदर की तरफ। ये सोचने के बाद जंग सभी से बोल रहा होता है कि अभी से हम यहीं पर रहकर कल्टिवेट करने वाले हैं, अगर तुम लोगों को पसंद हो तो, क्योंकि ये अकेला मेरे डिसीजन नहीं बल्कि हम सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो इसलिए आप सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बता लीजिए। उतने में पीछे से वो बुढ़ा कू आ जाता है, आने के बाद बोलने लगते हैं कि ओ बच्ची यहाँ पर देखो मैं बुढ़ा कू बोल रहा हूँ, तुम भी देख सकते हो ये मार्शल अकेडमी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका है, तो इसलिए मेरे बात मानो फिर से मार्शल अकेडमी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो आजा बाहर आजा। और तब हम सोसो की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है जंग तुम कहीं जाओगे मैं वही तेरे पीछे आता रहूंगा अपने पूरी जिंदगी। तब हम लू की तरफ देखते वो भी उस बुढ़ा को पूरी तरह से इग्नोर करके बोल रहे होते कि जंग भैया मैं भी आपके साथ रहकर कल्टिवेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उस जैसा घटिया मैजिकल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी जाकर कल्टिवेट ही नहीं करना। और ये सारे बात सुनिए बाद शिव कीड़ा के अंदर भी जोश आ जाते हैं, इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि हाँ बड़े भैया जंग आप जो कहते मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे भी आपके जितना कमाल का और टैलेंटेड बंदा बना दीजिए प्लीज। ये सुनने बाद जंग बोलने लगता है हाँ तुमने काफी अच्छी डिसीजन ले चुके हो, पर इससे पहले हमें तुम्हारे मदर से बात करने की
जरूरत है। उसके बाद मैं अपना पूरा कोशिश करके तुम्हें मेरे से भी काफी बढ़िया कल्टिवेटर बना दूंगा। उतने में उसका मदर यानी वो आंटी ये आ जाता, आने के बाद बोलने लगते है कि मैंने सुना था कि तुम माजेगल अकेडमी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? और इसे देखने के बाद शियाओ कीड़ा उसके मदर की तरफ भागते हुए बोला होता है मदर आ गए, मदर आ गए। और ऐसा बोलता बोलता ये शियाओ कीड़ा उसके आंटी के पास जाता है। तब ये आंटी पूछ रहे होते हैं कि जैंग मैंने तुमसे पहले ये क्वेश्चन पूछा, तुम वो मैजिकल अकेडमी के अंदर क्यों नहीं जा रहे थे? तो वो सब तो छोड़ो, पर तुम इस शियाओ कीड़ा को उस मार्शल अकेडमी के अंदर को भेजना नहीं चाहते हो। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगते हैं कि आपकी ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ, पर ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन को आप आंसर कर दीजिए। और वो क्वेश्चन है कि आप शियाओ कीड़ा को बड़े होकर किस तरह का आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये सुनने बाद आंटी ये बोलने लगते हैं कि मैं इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस ये अपने आप को बड़े होने के बाद प्रोटेक्ट कर ले, यही मेरे लिए काफी होगी। और इसके बाद ये अपना पूरी जिंदगी भर शांति से रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके लिए सिर्फ इसके लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूँ, इतना सारा मुश्किलों का सामना भी कर रहा हूँ। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे दिया, तो इसलिए मैं भी आपका क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि शियाओ कीड़ा उस मार्शल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होकर वहां पर कल्टिवेट करेगा, तो उसके बाद वो जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और उसके साथ साथ वो मैजिकल अकेडमी के टीचर की तरह काफी ज्यादा घमंडी और इसके साथ साथ बेशर्मी बन जाएगा। और क्या आप सच में शियाओ कीड़ा को बड़ा होता हुआ ऐसा बनते हुए देखना चाहते हैं क्या? ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगते इसके बारे में मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि पावर अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बचा है। अगर तुम्हारे पास और कोई चॉइस है तो मुझे बता दो, मैं भी उस चॉइस को लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है हाँ आपके पास एक और चॉइस है, और वो चॉइस है उस शियाओ कीड़ा को मेरे पास छोड़ देना। मैं इसके बाद प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके शियाओ कीड़ा को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता ही रहूंगा, और उसके साथ ही उसको मैं कमाल का कल्टिवेटर ही बना दूंगा, और उसके साथ साथ ही उसको राइचुअस पास पर भी ले जाऊंगा। उतने में उस अकेडमी की प्यार की तरफ काफी सारे लोग आ चुके होते हैं, और उसे देखने के बाद आंटी ये अपने मनी मन सोचने था अरे बाप रे ऐसा लग रहा है ये सारे लोग आयरन कैवेलरी लोग हैं, वो भी डायन रॉयल फैमिली के रिलेटेड। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों फाइनली पकड़े गए। और तभी हम ये सारे लोग की तरफ देखते हैं, तब ये सारे लोग कैप्टन बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड आप अच्छी तरह से पता है कि आप यहीं पर छुपे पड़े हो, तो इसलिए हमसे छुपने का कोई भी मतलब नहीं होने वाला, तो इसलिए प्लीज आप बाहर आइएगा, क्योंकि आपको ढूंढते ढूंढते हम सारे लोग पूरी तरह से 16 स्टेट घूम चुके हैं। ये सुनने के बाद एक बंदा बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद एक कैप्टन बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड आपको फिर से वापस लाने के लिए डायन रॉयल फैमिली ने हमें ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए उनके ऑर्डर के मुताबिक हम आपको एस्कॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए प्लीज हमारे साथ चलिएगा। और वो सामने आने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मुंह चांग्या नहीं होता है, और वो सामने की तरफ कैप्टन से देखकर बोल रहा होता है कि अगर मैं वहां पर नहीं जाना चाहता तो तब तुम क्या करोगे? ये सुने तुरंत बाद वो सारे सोल्जर्स एक स्टेप आगे आ जाते। इसके बाद कैप्टन बोल रहा होता है अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते तो मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचेगा, आपको जबरदस्ती वहां पर जा ले जाने के अलावा। इसके बाद वो सारे सोल्जर्स ये मुंह चांग्यन को सराउंड कर देते। इसे देखने के बाद मुंह चांग्यन अपने मनी मन सोचने लगता है अभी की मेरे हालात में इनसे भागना छोड़ो, बल्कि इनको बिल्कुल भी रेजिस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ शियाओ कीड़ा है, तो इसलिए उसके बारे में इस सारे सोल्जर्स को मैं बिल्कुल ही पता नहीं करने दे सकता। ये सोचने तुरंत बाद ये आंटी ये से माइंड टू माइंड बात करने लगता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि क्वीन काफी ज्यादा एम्बिशियस है, अगर सच में उसको शियाओ कीड़ा के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद उसका लाइफ पूरी तरह से डेंजर में आ जाएगा, तो इसीलिए ये अभी के लिए किसी को सिक ना होने के लिए तुम अभी मेरे साथ डायन रॉयल फैमिली के यहाँ पर आ जाओ, और शियाओ कीड़ा को जैंग के पास छोड़ो। मुझे पूरा यकीन है उस बंदे पर, वो बंदा जरूर शियाओ कीड़ा को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुने तुरंत बाद आंटी ये थोड़ी देर के लिए सोची। इसके बाद जैंग से पूछने लगता है जैंग अगर मैं यहाँ पर कभी भी लौट नहीं पाऊँ और मुझे कुछ हो गया क्या तुम तब भी शियाओ को प्रोटेक्ट करोगे क्या? ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है कि पहले तो मैं उसको डील की वजह से प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब तो वो शियाओ कीड़ा मेरा छोटा भाई जैसा बन गया, तो इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद आंटी शियाओ कीड़ा से बोलने लगता है कि शियाओ तुम अभी से जैंग भाई के साथ रहना, क्योंकि अभी से ये जैंग ही तुम्हारा बड़ा भाई है और इसका साथ साथ ही तुम्हारे मास्टर भी है, तो इसीलिए अभी से तुम ये बड़ा भाई का हर बात मानते रहना, और अभी से अच्छी तरह से कल्टिवेट करते रहना, तुम्हारे बॉडी को नहीं बल्कि तुम्हारा सोल को भी। ये सुने बाद शियाओ कीड़ा बोलने लगता है कि मदर आपको मेरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बड़े भाई जैंग की हर बात मानूंगा, और काफी जल्दी आपके जितना और बड़े भाई जैंग जितना ताकतवर बन के रहूंगा मैं। ये सुने तुरंत बाद आंटी शियाओ कीड़ा को साइड से कर लेते। इसके बाद बोलने लगती है अच्छी बात है अच्छी बात है। इसके बाद वो वहां से उठ जाती है और शियाओ कीड़ा के अंदर थोड़ा सा उसकी एनर्जी डाल लेते हैं। इसके बाद जैंग से बोलने लगती है कि जैंग मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो इसीलिए आगे जाकर मेरे शियाओ को काफी सांग बना देना, उसके साथ साथ ही उसके गलत रास्ते पर बिल्कुल ही जाने मत देना। ये मेरा ऑर्डर नहीं बल्कि एक रिक्वेस्ट है, तो इसीलिए प्लीज इसको आगे जाकर राइटियोस पाथ पर लेके जाना। ये बोलने तुरंत बाद वहाँ पे काफी तेज से जाते हो, जाने तुरंत बाद वहाँ पे घोड़ा गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर पहले ही मुंह चांग्यान होता है, और वो बोलने लगता है कि इतना सब करने के बाद भी तुम या वो दोनों अपना फेट को बिल्कुल ही बदल ही नहीं पाए। ये बोलने के बाद ये आंटी के हाथ पकड़ लेते, इसके बाद बोलने लगता है अभी के लिए हम होप करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद मुंह चांग्यान वो कैप्टन से बोला होता है कैप्टन ओल्ड अकेडमी बिल्डिंग में मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, और वो सारे स्टूडेंट्स के 6 महीने के लिए देखभाल करने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, तो इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ से जाने के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद कैप्टन बोल रहे थे नहीं आपको इसके बारे में चिंता करने
करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैं कुचन को आप बदले इस अकेडमी के डीन बना चुका हूँ और आपको भी अच्छी तरह से पता है वो काफी ज्यादा डिपेंडेबल बंदा है। तो इसलिए आपके जाने के बाद भी ये अकेडमी काफी स्मूथली चलेगा। इसके वजह से सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं बल्कि अपने पूरी जिंदगी भर तो आपको स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए आप बेफिक्र हो गए ऐसे चल सकते हैं। ये से ही बात करते करते वो सारे लोग वहाँ से कम्प्लीटली चले जाते हैं और उसका मदर को वहाँ से चले जाता हुआ देखकर एशिया कीड़ा पूछ रहा होता है कि बड़े भैया जान, मेरा मदर मुझे छोड़ के कहाँ पर जा रहे हो और क्यों जा रहे हैं? क्या इसके पीछे का रीजन मैं ही हूँ? क्या इसका मतलब मेरा मदर अब मुझे प्यार नहीं करती है? ये सुनने बाद जाम बोलता है नहीं शिया कीड़ा, तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि तुम्हारे मदर हमेशा के लिए तुम्हें प्यार करेगी और अभी के लिए तुम्हारे मदर की अपनी खुद की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर से तुम्हारे पास आएगी। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आएगी तो तब भी कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा मदर कहाँ पर रहती है। उस जगह का नाम डायन रॉयल पैलेस है। तो इसलिए एक बार हम स्ट्रांग बन जाएंगे और इस अकेडमी से बैठ जाएंगे, उसके बाद हम खुद ही जाकर तुम्हारे मदर से मिलेंगे। ये सुने बस ये कीड़ा बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो बड़े भैया मैं तुरंत ही स्ट्रांग बनूंगा और तुरंत ही जाकर मेरे मदर से फिर से मिलूंगा। इसके बाद वो चारों लोग मिलकर उस अकेडमी के एक कमरे के अंदर जाते हैं और वो सारे हालत को देखने के बाद ये जंग बोला होता है घटिया, बिल्कुल घटिया। इसी तरह के घटिया प्लेस के अंदर ही मैं रहना चाहता था हमेशा के लिए और वो सपना भी पूरा हुआ है। उतने में उसी अकेडमी के कमरे के अंदर से एक बुढ़ा बाहर आ जाता है, इसका नाम बुढ़ा हु है। तब बुढ़ा हु बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम सारे बच्चे लोग मिलकर वो अकेडमी से बेट लगाए कि 6 महीने के बाद तुम वो सारे डिसेबल को हरा दोगे। क्या तुम बच्चे लोगों को सच में ऐसा लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास सिखाने के लिए कोई भी मार्शल आर्ट मास्टर नहीं है। इसका मतलब तुम अपने ओन की कल्टिवेशन की टेक्निक को यूज करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर ही। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है कि मैं क्या पूछ सकता हूँ आप कौन है? ये सुने के बाद बुढ़ा हु बोलने लगता है कि वेल मैं कुछ खास बंदा नहीं, बस समझ लो कि इस अकेडमी का पुराना गेट की बारे में। ये सुने तुरंत बाद जंग इस पैसे की पोटली को उस बंदे की तरफ फेंक देते हैं, वो बंदा भी उस पोटली को कैच कर लेता है। इसके बाद जंग बोलने लगता है कि आपकी हालत और ये अकेडमी की हालत दोनों सेम ही है, तो इसीलिए पहले आप ये पैसे लेकर आपकी हालत को बदल दीजिए और इसके बाद हम सारे लोग मिलकर इस अकेडमी की हालत पूरी तरह से बदल कर रख देंगे 6 महीने के अंदर अंदर ही। इसके बाद जंग बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ वो नेम प्लेट को देखने लगता है उस अकेडमी के। इसे देखने के बाद बोलने लगता है कि ये नेम प्लेट पूरी तरह से टूट गया है, तो इसीलिए हम इसका नेम प्लेट को भी बदल देंगे, उस अकेडमी का नाम भी बदल लेंगे। तो इसे आगे से हमारा अकेडमी का नाम हेवनली एनलाइटमेंट मार्शल अकेडमी होगा। ये सुने बाद सोचो बोले हाँ पहले हम उस नेम प्लेट को बदल देंगे, उसके बाद जंग हमें कल्टिवेशन करने का टेक्निक सिखाएगा, उसके बाद हम सारे मिलकर स्ट्रांग बनेंगे और बेट को भी जीतेंगे। ये सुने बाद सियाव कीड़ा बोले हाँ हम बेट को जीतेंगे, बेट को जीतेंगे। ये सुने बाद जंग बोलते हैं नहीं तुम तीनों को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर मैं तुम तीनों को काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के रख दूंगा। पर उससे पहले आप भी देख सकते हो ये अकेडमी काफी ज्यादा टूटी फूटी है और काफी ज्यादा क्लीन भी नहीं है, तो इसलिए हम पहले इस अकेडमी को क्लीन करेंगे। ये सुने बाद ठीक है बोल के वो सारे लोग तोड़ तोड़ करके पूरी तरह से वो अकेडमी को क्लीन करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर बीत जाते हैं। इसके बाद शिव कीड़ा सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि बड़े भाई जंग आप यहाँ पर आकर एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्क जैसा चीज रखा हुआ है। ये सुने बाद तीनों लोग उसी डिस्क के यहाँ पर आने लगते हैं और तब जंग उस डिस्क को देखकर बोला होता है मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि इस जैसा अकेडमी के अंदर इस जैसा 9 स्टार डिवाइन डिस्क होगा। उतने में पीछे से बुढ़ा हुआ आ जाता, आने का बोलने लगता है मैंने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे बच्चे इस जैसा 9 स्टार डिवाइन डिस्क को पहचान पाओगे। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है बुढ़ा हूँ आपको इतना हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इस डिस्क को नहीं बल्कि आपको भी पहचान सकता हूँ, क्योंकि आप भी ऐसा वैसा बंदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमाल का बंदे हैं। ये सुने बाद बुढ़ा हूँ बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा बच्चे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, पर ऐसा लग रहा है तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कल्टिवेशन के बारे में इधर उधर स्टोरी के सुनने के अलावा कुछ ज्यादा बिल्कुल ही नहीं पता है। और उन्हीं सारे स्टोरीज में मैं तुम्हें एक स्टोरी बताना चाहता हूँ इसी अकेडमी के बारे में। एक कमाल का स्ट्रांग कल्टिवेटर ने इस अकेडमी को फाउंड किया था, पर यह अकेडमी कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाया, क्योंकि वो फाउंडर की कुछ ही सालों के बाद मौत हो चुकी थी। इसके बाद मू चैंगन यहाँ पर आया, आने के तुरंत बाद इस अकेडमी के सामने एक नया अकेडमी बना लिया। इसके बाद ये अकेडमी को छोड़ के वो सारे स्टूडेंट्स उसी अकेडमी के अंदर गए हुए हैं। और अगर हम डिस्क के बारे में बात करें तो ये बंदे के अंदर की पोटेंशियल को मेजर करने के लिए काम आती है। इस डिस्क को यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है। अगर कोई बंदा इसके बीच में वाले रेड सर्किल के अंदर अपना हाथ रख लेगा, इसके बाद उस बंदे के अंदर कितना पोटेंशियल है उतने ही स्टार्स वहां पर ग्लो करेंगे। अगर मैं सच बोलूं तो इस पूरी दुनिया के अंदर अभी तो कोई भी बंदा 9 स्टार्स को बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर पा पाया। और हमारे 10 साल के एकेडमी के करियर के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल को इस डिवाइन डिस्क के अंदर चेक कर लिए थे, पर ज्यादा से ज्यादा वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर भी 3 स्टार से ग्लो कर पाए। इसका मतलब इस अकेडमी का रिकॉर्ड सिर्फ 3 स्टार से। ये सुने बाद जांग बोले तो ओके ओके बुढ़ा हूँ मुझे पूरी तरह समझ आ गया, तो इसलिए हम चारों मिलकर अब अपना पोटेंशियल यहाँ पर चेक करेंगे। ये बोले तुरंत बाद बोल रहा होता है सो जाकर उसके अंदर एक स्पिरिट जेट डाल दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये डिस्क काफी सालों से बिल्कुल भी काम ही नहीं किया, तो इसलिए अगर तुम उस जेट को उसके अंदर डालोगे उसके बाद तुरंत ही वो डिवाइन डिस्क काम करना चालू करेगा। ये सुने के बाद वो सो ना चाहकर भी वो स्पिरिट जेट को उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि जैंग तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्पिरिट जेट का कीमत कम से कम 1000 टेल्स तो जरूर होगी। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है तो इतना भी कंजूस होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाकर हम स्ट्रांग कल्टिवेटर बनने वाले। एक बार ऐसा स्ट्रांग बनने के बाद हम इस जैसे स्पिरिट जेट को आसानी से कमा सकते हैं। अब मैं इस जैसा
10 स्पिरिट जेट मैं तुझे वापस दूंगा, तो इसे इसके बारे में चिंता मत करो और अपने पावर को टेस्ट करो। इसके तुरंत बाद वो सो अपने हाथ को उस डिवाइन डिस्क के बीचों बीच लग देते। इसके तुरंत बाद उस डिवाइन डिस्क के 9 स्टार्स में से 1.5 स्टार चमक लेने लगते। और इसे देखने के बाद ये सो निराश होकर बोला होता, अरे यार मुझे पहले ही पता था कि मेरा बॉडी कल्टिवेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं। इस वजह से डिवाइन डिस्क के अंदर सिर्फ 1.5 स्टार ही चमक रही है। ये सुनने के बाद बुढ़ा वो बोलने लगता है, तुझे इतना भी डिमोट होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस अकेडमी का सबसे बेकार टैलेंट सिर्फ आधे स्टार है और तुम उससे 1 स्टार आगे हो। ये देखने के बाद ये लू के अंदर भी काफी ज्यादा जोश बढ़ जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है कि मैं भी एक बार ट्राई मारना चाहता हूँ। ये बोल के वो सीधा डिवाइन डिस्क के बीचों बीच अपना हाथ रख देती है। इसके तुरंत बाद वो 9 स्टार्स में से 4 स्टार पूरी तरह से चमकने लगते हैं। और इसे देखने के बाद जंग तालियां बजाए तो बोला होता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि तुमने इस अकेडमी के रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से तोड़ डाला, क्योंकि इस अकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड बंदा भी सिर्फ 3 स्टार को चमक पाए हैं। ये सुनने बाद लू भी शर्माते साइड में मुड़ जाते। तभी वापस शियाओ कीड़ा आ जाता। आने को बोलने लगता है, भैया मेरे तरफ देखो, मुझे भी एक बार ट्राई करना है, तो इसलिए मुझे ऊपर उठा। ये सुने बाद जंग भी ठीक है बोलिए और शियाओ कीड़ा को उठा लेता है। इसके बाद शियाओ कीड़ा अपने हाथ को उस डिस्क के बीच रख देता है। इसके तुरंत बाद उस डिवाइन डिस्क के अंदर से काफी जोर से रोशनी आ जाती है। इसके बाद तब हम देखते हैं वहां पर उस डिवाइन डिस्क के 7 स्टार्स पूरी तरह से चमकने लगते हैं। और ऐसे कुछ देर बीत जाता है, तब जंग बोलने लगता है, शियाओ कीड़ा अब हो गया, तुम अपना हाथ निकाल सकते हो। ये सुने बाद वो भी अपना हाथ निकालते हैं। इसके बाद जंग उसे हवा में उछलते बोला होता है, शियाओ कीड़ा तुम्हें हम सभी में से सबसे टैलेंटेड बंदे हो। ये सुनने बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता। तभी ये सोसा वहां पर आकर पूछने लगता है कि जंग अब तुम्हारी बारी है, तुम ही आकर अपना टैलेंट को एक बार चेक करो। ये सुनने बाद जंग जवाब देने लगता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा है कि नहीं, मैं कम से कम ये शियाओ कीड़ा जितना टैलेंटेड होगा ही होगा, तो इसलिए मुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और क्लीन अप करते हैं। इसके बाद तभी शीश उठा रात के समय का, तब हम देखते हैं वो सारे लोग क्लीन करके वो सो पूरी तरह से सो रहा होता है घोड़े बेचकर। तभी जंग वहां से उठ जाता है। इसके बाद चोर चुप के सीधा इस डिवाइन डिस्क के पास आ जाए। तो आने के तुरंत बाद अपना हाथ को उस डिवाइन डिस्क के बीचों बीच रख देता। तब सिर्फ आधे स्टार ही चमकने लगती है। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोच रहा था, यस मुझे पहले ही पता था, मेरे पास अभी के लिए इतना ही होगा। मैं यानी फैंग जंग पिछले जिंदगी में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, उसके साथ साथ ही मैजिकल एकेडमी का हेड भी था। और उतना ही नहीं, इस कल्टिवेशन में सबसे ऊपर वाले स्टेज यानी स्काई स्टेज से मैं थोड़ी ही दूर था। पर अब देखो ये ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मैं कचरे के अलावा कुछ भी नहीं बन पाया। और मैं लिख के बोल सकता हूँ, इतना कम टैलेंट के साथ मैं स्काई स्टेज तक नहीं बल्कि अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरा फट के में जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहो, मैं उन सारे कमीने से बदला लेना छोड़ो, इसके बाद इस कमीने दुनिया के अंदर फिर से मारा जाऊंगा। इसके बाद वो अपने आप को संभाल कर बोला था, नहीं मुझे इतना डिमोटिवेट बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम टैलेंट है। तो क्या अगर मैं सच में जंग हूँ तो मैं डिमोटिवेट था, पर मैं महान फांग जंग हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट नहीं होने वाला। इसलिए मैं पिछले जिंदगी में कितना मेहनत करता था, उससे 10 गुना या 1000 गुना भी करने के लिए मैं अब तैयार हूँ। तो इसलिए मैं जैसे भी करके कम से कम पहले जितना ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा मुझे। इसके बाद इसके कंधे के ऊपर का बिल्ली सीधे जाकर उस डिवाइन डिस्क के पास आकर पहुंच जाती है। इसके बाद म्याऊ करने लगती है। और इसे देखने के बाद जंग उस बिल्ली के पास आते तो आने के बाद बोलने लगते हैं कि क्या तुम भी अपना टैलेंट को चेक करना चाहते हो? तुम सच में अपना टैलेंट को चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट मेरे से भी काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि तुमने हाई क्वालिटी के पाइथन का मास्टर कोर को पहले ही खा चुका है। इसके बाद तब हम बिल्ली की तरफ देखते, वो डिवाइन डिस्क के बीचों बीच अपना पैर रख के उसे पूरी तरह से तोड़ने लगती है। तभी हम देखते उस डिवाइन डिस्क के अंदर से थोड़ा बहुत करके पूरी तरह से रोशनी बाहर आने लगती है। और इसे देखने के बाद जंग थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे ये डिवाइन डिस्क को क्या हो रहा है, अचानक ये क्यों टूट रही है। वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता है। तभी वो बिल्ली और डिवाइन डिस्क के बीचों बीच वाले पूरे हिस्से को तोड़ डालती है। इसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पहले ही लगा था कि जैसे छोटे शहर के अंदर के छोटे एकेडमी के अंदर इतना कमाल का आर्टिफैक्ट कहां से आएगा, क्योंकि जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर की जरूरत पड़ेगा, और जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर सिर्फ स्टार टावर के अंदर ही पाए जाते हैं। इस वजह से सिर्फ इस वजह से वो स्टार टावर काफी सालों से इस जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट बनाते आ रहे हैं। तो इसलिए इस एकेडमी के अंदर डिवाइन आर्टिफैक्ट के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ये डिवाइन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से फेक हो सकती है, या तो वो स्टार टावर के हायर अप के बीच और ये एकेडमी के फाउंडर्स के बीच अच्छे रिलेशनशिप होंगे। इतने में वहां पर बुढ़ा हुआ आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है, हाँ मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा बिल्ली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि तुम्हारा बिल्ली ये डिवाइन डिस्क के पीछे की मिस्ट्री को पता कर लेगी। और वैसे भी तुम्हारे बिल्ली ने इसके बारे में पूरी तरह से पता कर चुके हैं, तो इसलिए मैं भी इसके बारे में डिटेल्स बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे सामने वाला डिस्क का नाम 9 स्टार डिवाइन डिस्क नहीं बल्कि 9 साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है। और ये डिस्क हमें एक ही सच्चाई बता देती है, और वो सच्चाई है कि कोई भी बंदा हो, वो कितना भी स्ट्रांग बंदा हो, एक बार वो मर जाएगा उसके बाद वो जरूर रीइंकार्नेट होने पड़ेगा उसे। और तुम्हारे ये बिल्ली भी उस सच्चाई को बिल्कुल ही बदल नहीं पाई, तो इसलिए ये भी फिर से रीइंकार्नेट हो गए। ये सुनने पर जहां पूछने लगता है, बुढ़ा हूँ आप असल में कौन हो और आपका असली आइडेंटिटी क्या है? ये सुनने पर बुढ़ा हूँ बोलने लगता है कि बच्चे मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ एक बुढ़ा हूँ जिसको खुद ही नहीं पता ही वो क्यों जी रहा है और किसके लिए जी रहा है। ये बातें सुनने के बाद जहां को कुछ याद आती है। इसके बाद बोलने लगते हैं, एक सेकंड कहीं आप स्टार टावर की मास्टर तो नहीं? अगर आप सच में स्टार टावर की मास्टर हो तो उसके बाद आगे से मैं आपको बुढ़ा हूँ नहीं बल्कि लियान
लियान की बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा हु बोलने लगता है हाँ लियान की, हाँ वो नाम सुनकर मुझे काफी साल हो गए और इतना साल के बाद तुमने उस नाम को मुझे याद दिलाई दिया, तो इसलिए उसी के रिलेटेड मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। काफी साल पहले एक जगह पर एक स्टार टावर नाम का एक टावर भी था, उसके अंदर उसका मास्टर भी था। उसको आर्टिफैक्ट बनाना काफी ज्यादा पसंद था, इस वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक हर दिन ऐसा आर्टिफैक्ट बनाने में लग जाता था। इस वजह से वो सभी को पूरी तरह से इग्नोर करता था, उनमें से उनका बेटा भी एक था। इसके वजह से उसका बेटा अपने मन में जो चाहे वो सारी चीजें करने लगा, पर अगर वो चीजें अच्छे तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था, पर वो सारे चीजें बुरे थे, तो इसीलिए वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को पूरी तरह से फर्क पड़ने लगा इसके वजह से। और इसे देखने के बाद उसका फादर यानी वो स्टार टावर का मास्टर अपना इज्जत बचाने के लिए उस बंदे को पूरी तरह से धक्का मार के अपने घर से बाहर निकल दिया और जबरदस्ती उसके बेटे को मैजिकल अकेडमी नाम का एक अकेडमी के अंदर भेज दिया। और वो बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड था, तो इसलिए वो अकेडमी के अंदर जाने के तुरंत बाद वो काफी ज्यादा नाम कमाता रहा और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनता रहा। और ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद वो बेटा अपने खुद की मार्शल अकेडमी बना लिया और उसका नाम डॉन मार्शल अकेडमी रख लिया। और ये सारे कांड के बारे में ये मास्टर को भी पता चल गया, इसके वजह से काफी ज्यादा खुश भी हो गया और काफी ज्यादा दुखी भी हो गया। और वो खुश इसीलिए हुआ क्योंकि उसके बेटे काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया और उसके साथ साथ एक मार्शल अकेडमी बना लिया। और वो दुखी इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर अपना बेटे ने काफी सारे एनिमीज को भी बना लिया। इसके बाद वो स्टार टावर की मास्टर ने अपने बेटे को सारे एनिमी से बचाने के लिए कमाल का आर्टिफैक्ट बनाना चाहा। इसके लिए वो 6 कमाल का ट्रेजर को ढूंढ लिया इस पूरी दुनिया के अंदर घूम के। इसके बाद वो 6 कमाल का ट्रेजर को मिला के पूरी तरह से कमाल का आर्टिफैक्ट तो बना लिया फाइनली। पर उतने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि मू चेंगन नाम का एक बंदा उसके बेटी को काफी इंजूर करके वहां पर छोड़ गए। और उसे देखने के बाद वो फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए काफी टेक्निक यूज किया और वो कमाल का आर्टिफैक्ट भी यूज किया, फिर भी वो अपने बेटे को बिल्कुल भी बचा नहीं पाए क्योंकि वो बेटा उस फादर के हाथों में ही मर गया। इस वजह से वो स्टार टावर के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया और काफी ज्यादा दुखी भी हो गए, फिर भी वो किसी का भी कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और फाइनली वो अपने बेटे के स्टूडेंट्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचा, तो इसलिए उसने इस अकेडमी के अंदर ये 9 स्टार डिवाइन डिस्क के अंदर अपना कमाल का आर्टिफैक्ट को कंबाइन कर लिया। और वो कंबाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उस बुढ़े साले को पूरा 36 साल लग गए। और ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें भी अच्छी तरह से पता चल चुका होगा वो बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसके बाद वो बुढ़ा डिस्क के पास जाकर डिस्क के अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेशन जैसा चेंज करने लगता है। इसके तुरंत बाद डिस्क के अंदर से एक कमाल का आर्टिफैक्ट बाहर आ जाती है और इसे देखने के बाद बुढ़ा बोल रहा होता है यही मेरे जिंदगी का सबसे कमाल का आर्टिफैक्ट भी और उसके साथ साथ सबसे बेकार आर्टिफैक्ट भी। और ये सारे फ्लैशबैक को सुनने के बाद ये जंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात तो अब इसी अकेडमी के फाउंडर के फादर है क्या। ये सुनने के बाद बुढ़ा हु बोलने लगता है तुमने सही गेस किया, मेरे बारे में मेरे बेटे के बारे में कुछ ज्यादा लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसीलिए सारे फ्लैशबैक को तुम यही पर भूल जाओ और इसके बारे में किसी को भी बताना मत। ये सुनने के बाद जंग बोलते हैं अगर ऐसी बात है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि इस अकेडमी को 6 महीने के अंदर अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बना के रख दूंगा, पर आपने भी देख लिया कि मेरे पास इतना औकात नहीं है, तो इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा हूँ उसके कंधे पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि नहीं तुमने पहले जो प्रॉमिस किया वो सारे प्रॉमिस को तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का एक ही एक सपना था वो इस मार्शल अकेडमी को काफी स्ट्रांग बनाते हुए देखना है। क्या तुझे पता है कि मैं काफी सालों से किसी भी इंटरेस्ट के बिना किसी भी गोल के बिना इसी अकेडमी के अंदर पढ़ा रहा, पर मैं जब तुम लोगों को वो मैजिकल अकेडमी को चैलेंज करते हुए देखा तभी कहीं से मेरे अंदर जोश बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद मुझे एक होप दिखने लगा कि ये अकेडमी फिर से राइज करेगा। ये बोले तुरंत बाद ये बुढ़ा हुआ अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालता है और उसे जैंग को दिखाते हुए बोला होता है यही लॉकेट तुम्हारे लिए एक सक्सेस का सीक्रेट बन जाएगा, क्योंकि इस लॉकेट का नाम केएस सील है और ये टाइम मैनिपुलेट करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये बोले तुरंत बाद ये बुढ़ा हुआ अपने केएस सील को उस कमाल का आर्टिफैक्ट के पास लाने लगता है, इसके वजह से उस कमाल का आर्टिफैक्ट के अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन होने लगता है। इसके बाद ये बुढ़ा बोलने लगता है कि जिस डिमेंशन के अंदर हम अब एंटर करने वाले हैं उसका नाम स्मॉल वर्ल्ड है और स्मॉल वर्ल्ड का खासियत है कि यहाँ पर टाइम काफी तेज चलने लगता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई बंदा 10 घंटे बिताएगा तब बाहर की तरफ सिर्फ 1 ही घंटा हो चुका होगा, इसीलिए तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर इस पॉकेट डिमेंशन के अंदर कल्टिवेट कर रहे हो तो उसके बाद बाहर के मुताबिक तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। और मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे लेस टैलेंट के साथ वो सारे लोग के अलावा तुम्हें ही काफी ज्यादा फायदा होगा स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। और ये सारे बातें सुनते सुनते जाएंगे स्मॉल वर्ल्ड के चारों ओर देखने लगता है। देखने के बाद ये बोलने लगता है कि अरे बाप रे, मैं जैसा चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना और कभी भी बिल्कुल भी नहीं देखा। स्मॉल वर्ल्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है स्मॉल वर्ल्ड कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सपना है। ये सारे चीजों को देखने के बाद जांग ऐसा चौका पड़ा होता है, तभी वो बुढ़ा हुआ अपने केएस सील को जांग को दे देता है। इसके बाद बोलने लगता है जांग ये केएस सील हमेशा तुम्हारे पास रखना और किसी को भी मत देना। और अगर हम तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करें तो तुम उस डिवाइन डिस्क के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि तेरे टैलेंट को मेजर करने में वो डिवाइन डिस्क पूरी तरह से फेल हुए हैं। और वो डिवाइन डिस्क के क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरी पड़ी है और मुझे पूरा एक नहीं आगे जाकर तुम इस पूरी दुनिया को हिला कर रख दोगे। तो इसलिए तुम अच्छी तरह से स्मॉल वर्ल्ड को यूज करना और आगे स्ट्रांग बनते रहे। और ये सारे बात सुनने बाद खुश हुए थे वो जांग बोल रहे होते सीनियर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा इतना कमाल का केएस सील को मुझे यूं ही दे रहे हो। ये सुने एक बार जांग को बुढ़ा हूँ धक्के देते बोला होता है मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा बड़बड़ाने के लिए सील नहीं दे रहा हूँ बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसलिए जाओ प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें सच में डाउट आ रहे थे मैं इतना कमाल का सील तुम्हें यूं ही क्यों दे रहा हूँ इसके
बारे में डिटेल में बता ही देता हूँ। जब तुमने अपने आप के टैलेंट के बारे में देखा उसके बाद पूरी तरह से निराश हो गए, उसके बाद तुरंत ही तुमने अपने आप को मोटिवेट कर लिया। यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आया और वो चीज है कि यहाँ पर तुम डीमोटिवेट होगा और मोटिवेट भी हो गए, पर तुमने हार बिल्कुल भी नहीं मारा। और हर बंदे को यही एटीट्यूड से रहना है, आगे जाकर कुछ ऐसा बड़ा वो करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि मेरा बेटा भी इसी एटीट्यूड से रहता था और मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकल दिया, फिर भी वो बिल्कुल ही हार नहीं माना, ऐसा स्ट्रांग बनते रहा और कोशिश करता रहा। और इतना मेहनत करने के बाद वो अपनी खुद की मेहनत से मुझे अपने पास बुला लिया। ये बोलने के बाद वो वहां से चले जाने लगता है। जाते जाते बोल रहा होता है, हाँ मैं एक चीज ऑलमोस्ट बताना भूल गया है, ये क्या है, सिर्फ बंदों को ईविल भी बना सकते हो और काफी अच्छे बंदे भी बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि नया होप के साथ तुम बुरे पथ पर बिल्कुल भी नहीं चलोगे, बल्कि एक राइचस बात पर चलोगे। अगर ये सारे बात तुम्हें पसंद ना आया तो बुढ़ाओ की बकवास समझ के पूरी तरह से भूल जाओ। ये बोल के वो बुढ़ा वहां से कम्प्लीटली चला जाता है। इसके बाद जंग वहीं पर बैठकर पूरी तरह से कल्टिवेट करने लगता है और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं। और इतना घंटे का कल्टिवेट करने के बाद फाइनली अपना आंख खोल लेता है। इसके बाद अपने मनी में सोचने अरे बाप रे, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 घंटे तक कल्टिवेट कर चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ ज्यादा बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। आई मीन अभी तक मैं फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूँ। इसके बाद स्मॉल वर्ल्ड से बाहर आ जाता हूँ। आने के बाद अपने मनी में सोचने थे पहले बार के लिए काफी आगे जाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से मैं जाकर कल्टिवेट करूंगा स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। और उतना ही नहीं बल्कि स्मॉल वर्ल्ड के बारे में वो तीनों लोगों को बताना है। और उतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को मैं ही खुद ही कल्टिवेशन टेक्निक सिखाना पड़ेगा। और वो तीनों लोग काफी अलग अलग है, तो इसलिए किस तरह का कल्टिवेशन टेक्निक उन तीनों लोगों के काम मारेगा ये सोचता सोचता वो सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है। अभी सामने की तरफ सोचो नीचे पड़ा हुआ होता है और उसके बाद में ल्यू और उसके साथ बुढ़ा कू दोनों खड़े हुए होते हैं। और उसे देखने के बाद जैंग को काफी ज्यादा चिंता हो जाती है। इसके वजह से सोचो की तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है और उसके बाद उसके हाथ की तरफ देखने लगता है, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। और इसे देखने के बाद जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि किस कमीने की हिम्मत हुई मेरे दोस्त को ऐसा करने की। ये सुने के बाद सोचो बोलने लगता है वो मैजिकल एकेडमी के डिसेबल से वो सारे कमीने मिलकर हमारे एकेडमी के अंदर आ गए। ये सारे कांड को देखने के बाद मैं उनके पास जाकर इसके बारे में पूछा, तब वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हुए। इसके वजह से मेरे हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया। और इसके बाद वो लोग जाने लगे। जाते जाते उनमें से एक कमीना बोलने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मैजिकल एकेडमी स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने की, तुम जैसे कचरे के पास औकात ही नहीं हम जैसे मैजिकल एकेडमी जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने के लिए। अगर लॉर्ड मूचेंग ने इस कॉम्पिटिशन के बारे में एग्रीमेंट नहीं किया होता तो इसके बाद मैं अकेला आकर तुम चारों लोगों को एक ही बार जान से मार डालता। और मैं तुम कचरों को फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, तुम कचरों को हमारे साथ कम्पीट करने के लिए नहीं बल्कि हमारे हाथों से हारने की जितना औकात भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बात मानो और ये कॉम्पिटिशन छोड़ो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सारे बातें बोलने के बाद ये सोचो बोला होता है जैंग जैंग प्लीज मुझे 6 महीने के बाद इतना स्ट्रांग बना दो कि उसके बाद मैं उस कमीने के एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथों को तोड़ दूं। ये सारे बात सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है सोचो शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्योंकि वो सारे कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो सारे कमीने हमसे थोड़ी ही पहले अपना कोर क्लेंस करवा चुके हैं, तो इसलिए हमसे वो थोड़ा ही स्ट्रांग है। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में एक सीक्रेट वेपन लगे है, उसके मदद से तुम 6 महीने के बाद उस जैसे 10 बंदे को आसानी से हरा सकते हो। इसके बाद जैंग बुढ़ाकू से पूछ रहा होता है कि बुढ़ाकू अगर मैं सही हूँ तो इस जैसे इंजरी ट्रीट करने के लिए सैवेज ब्लू माउंटेन के अंदर जड़ी बूटियां काफी ज्यादा काम आते हैं। ये सुनने के बाद बुढ़ाकू बोलने लगता है मुझे बिल्कुल ही नहीं पता तुझे इसके बारे में कैसे पता, पर तुम 100% सही हो, क्योंकि व्हाइट पिनाकिल नाम का एक जड़ी बूटी मिलती है, वो भी उसी सैवेज ब्लू माउंटेन के अंदर। वही जड़ी बूटी इस जैसे इंजरीज को ट्रीट करने में काफी ज्यादा मदद करती है, पर वो माउंटेन्स काफी ज्यादा डेंजरस है और इसीलिए काफी सारे बंदे उस माउंटेन के अंदर गए तो गए पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उस माउंटेन के अंदर कितना खास जड़ी बूटियां मिलती है उतना ही खतरनाक विष भी होते हैं। इसीलिए अगर उस माउंटेन के अंदर जाना है तो तुम्हें कम से कम स्ट्रांग कल्टिवेटर तो होना ही पड़ेगा, पर तुम अभी तक इतना स्ट्रांग बिल्कुल ही नहीं बन पाए। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि बुढ़ो को आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं जैसे तैसे वहां पर बच के बाहर आऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज आप सो का उसके बेड तक पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद जैंग वो ब्लू माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर सोसो को अपने बेड के पास ले आ चुके होते हैं। इसके बाद ये बूढ़ा को लू को बाहर ले आते हुए बोला होता है लू एक बार मेरे साथ बाहर आओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ऐसे बाहर आने के बाद बूढ़ा को बोला होता है लू हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जहाँ किस माउंटेन के अंदर गया हुआ वो माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो वापस आने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। और ये सोसो का भी हालत खराब हो चुका है। और सीओ कीड़ों के बारे में बात करें तो वो बच्चा है, तो इसे तुम इस अकेडमी के अंदर रहकर कुछ भी नहीं मिले वहाँ, तो इसलिए चलो चलते। ये सुनने के बाद लू बोलने लगता है नहीं बुढ़ा को मैं यहाँ से बिल्कुल भी कहीं पर नहीं जाने वाली। इसके बाद बुढ़ा को बोलने लगता है कि देखो लू मेरे बच्ची तुम 4 स्टार जितना टैलेंटेड लड़की हो, अगर इसके बारे में वो मैजिकल एकेडमी को पता चल गया तो उसके बाद वो एकेडमी आसानी से तुम्हें अपने अंदर एडमिट कर लेगी। अगर तुम्हें वो मैजिकल एकेडमी के अंदर ज्वाइन होना नहीं पसंद हो तो हम किसी और मैजिकल एकेडमी के अंदर जाएंगे। ये सुने के बाद लू बोलने लगता है नहीं नहीं मास्टर मुझे यान जैंग पर पूरी तरह से यकीन है वो जरूर वापस आएगा। ये बोले तुरंत बाद वो लू वहां से काफी तेज से भागने लगता है। ये देखने के बाद बुढ़ा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकती। और तभी जैंग की तरफ वो काफी दूर से ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो सैवेज ब्लू माउंटेन्स के यहाँ पर पहुंच चुका होता है। और पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगता है वो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी के लिए, और उसको वहां पर वो जड़ी बूटी नहीं बल्कि कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलता। इसे देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस एरिया इस माउंटेन की बाहर वाली है, तो इसलिए अगर मुझे
मुझे अच्छा खासा जड़ी बूटियां चाहिए तो मुझे अंदर वाले हिस्से के लिए जाना पड़ेगा। ये सोचने तुरंत बाद वो अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे ही काफी देर से ट्रैवल करने के बाद हमारा जंग फाइनली अंदर वाले हिस्से के अंदर पहुंच जाता है। अभी वो कहीं पर जाकर रुक जाता है, अपने मन ही मन सोच रहे थे मुझे अभी भी याद है मैं इसी माउंटेन के अंदर मर गया था अपनी पिछली जिंदगी में, तो इसलिए मैं हरगिज इस माउंटेन के अंदर आना नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्त के लिए आना पड़ रहा है। ये सब सोचता सोचता ये इधर उधर देखने लगता है वो जड़ी बूटी के लिए, तभी इसको एक फूल दिखाई देने लगती है। ये देखने के तुरंत बाद जैंग तुरंत ही उस फूल के पास जाता है और सोचने लगता है यही वो व्हाइट पिनाकिल फ्लावर है। बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे ये फ्लावर इतना जल्दी और इतना आसानी से मिल जाएगा। ये सोचता सोचता उस फ्लावर को उखाड़ने वाला होता है, तभी ऊपर से एक दो खून की बूंदे इसके हाथों पर गिर जाते हैं। ये देखने के तुरंत बाद जंग अपने मन ही मन सोचता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सोचने के तुरंत ऊपर की तरफ देखते हैं, तब ऊपर की तरफ काफी सारे लाशें पड़े हुए होते हैं और सारे लाशों को देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोच रहे थे ये सारे तो लाशें हैं, पर ये ह्यूमन की लाशें नहीं बल्कि काफी सारे जानवर की लाशें हैं। पर इतना सारे जानवर की लाशें यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं। और तभी जंग के पीछे से एक बड़ा सा वल्चर आ जाते हैं। इसे देखने के बाद ये चिल्लाते हुए बोला होता अरे बाप रे ये तो ये ग्रेट वल्चर है। ये सोचने तुरंत बाद वो काफी देर से भागने लगता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और तभी हम अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्रेट वल्चर की हंटिंग ग्राउंड से, वरना ये यहाँ पर इतना बड़ा वल्चर क्या करे। ये सोचो सामने की तरफ भागे जा रहा होता, तभी वो यहाँ पर आकर रुक जाता क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा खाई होती है। इसे देखने के तुरंत बाद जंग पीछे मुड़ने के लिए पीछे की तरफ देखने लगते, तभी वो बड़ा सा ग्रेट वल्चर अभी भी इसका पीछे किए जा रहा होता है। इसे देखने के बाद अब जंग के पास और कोई चाय से नहीं बचा, तो इसीलिए वो अपने आप ही उस खाई के अंदर कूद जाता है। पर लक की वजह से जंग को एक पेड़ की जड़ दिखाई देने लगता है। इसे देखने के तुरंत बाद वो उस जड़ को टाइट से पकड़ लेता है, पर हमारा जंग इतना भी लकी नहीं होता क्योंकि वो बड़ा सा वल्चर अभी भी इसका पीछे किया जा रहा होता है और इसके वजह से काफी देर जाकर ये बड़ा सा वल्चर जंग को एक जोरदार टक्कर मार देते हैं। इसके वजह से जंग जहाँ पर रह रहा होता है वहां पर एक छोटा सा होल बन जाती है। इसके वजह से वो होल के अंदर जंग गिर जाता है। इसके बाद काफी देर तक वो वल्चर जंग को खाने के लिए वहां पर रुक जाता है, पर काफी देर होने के बाद वो बोर हो जाती है। इसके वजह से जंग को छोड़कर वहां से चले जाती है और वो वहां से जाने के बाद जंग की सांस में सांस आ जाती है और उसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे लगा था कि इस जन्म में इसी माउंटेन के अंदर मर जाऊंगा। वेल अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसी केव के अंदर रहना पड़ेगा, वरना बाहर जाएगा तो फिर से वो वल्चर आएगा मुझे मारने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और वैसे भी हम काफी देर तक इसी केव के अंदर रहने वाले हैं और वैसे भी मुझे भी काफी ज्यादा इंजरीज लग चुकी है, तो इसलिए वो सारे इंजरीज को ट्रीट करने में भी ध्यान दूंगा मैं। ये बोल के जंग वहीं पर बैठने वाला होता तभी इसका बिल्ली उसके शर्ट से बाहर आ जाता है। आने के बाद म्याऊ म्याऊ करने लगती है। इसके बाद वो बिल्ली सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते। इसे देखने के बाद ये जंग सोचने लगता है कि बिल्ली तुम्हें क्या हुआ। ये सुनने के बाद बिल्ली चुपचाप सामने की तरफ जा रहे होते। इसे देखने के बाद जंग भी उसका पीछे करते करते सामने की तरफ जा रहा होता है और वो ऐसे ही थोड़ी दूर आने के बाद वो एक प्लेस के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर एक लकड़ी से बना हुआ स्टेज ऊपर की तरफ जा रहे होते और वो सीढ़ियों को देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने था अरे यार इतना खतरनाक प्लेस के अंदर आकर कौन कभी ने ऐसा सीढ़ियां बना लिया। और वो सीढ़ियों को देखने के बाद ये बिल्ली कुछ से फिर से म्याऊ म्याऊ करने लगता है। इसके तुरंत बाद काफी तेज सीढ़ी के ऊपर की तरफ बनने लगते हैं। इसे देखने के बाद जंग चिल्ला रहा होता अबे अबे साले रुक तुम कहां पर जा रहे हो। और वो बिल्ली इसका एक भी नहीं सुनता, वो ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास दो ही चॉइसेस है, ये तो ऊपर जाना या तो बाहर जाना। बाहर जाए तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता बाहर वो बड़ा सा वल्चर मेरे लिए वेट कर रहा है या नहीं। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तब भी मुझे बिल्कुल ही नहीं पता ऊपर मेरे लिए कौन सा खतरा वेट कर रहे हैं। फिर भी मैं ऊपर जाना ही पसंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर वहां पर कोई खतरा हो तो मैं तुरंत ही भागकर नीचे तक रवा जाऊंगा। और वैसे भी मेरा बिल्ली भी ऊपर की तरफ गए हुए तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल ही छोड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए मुझे भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये सोचो उस स्टेज के ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद थोड़ी देर ऐसे ट्रैवल करने के बाद फाइनली ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सामने की तरफ देखकर थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार इस दीवार के ऊपर इतना सारे खून से बना हुआ हैंड प्रिंट्स क्या कर रहे हैं। अभी इसके साइड में से कुछ ऐसा थोड़ी बहुत हवा भी आ रहा होती है, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत सनलाइट भी आ रहा होती है। इसे देखने के बाद ये उस रोशनी को फॉलो करते थोड़ी दूर आ जाते, तो आने के तुरंत बाद ये सामने की तरफ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि वहां पर काफी सारे प्लांट्स और काफी सारे जड़ी बूटी होते हैं। और तभी वो सामने की तरफ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और तुरंत ही उस नीचे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वहां पर वो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी होता है। इसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने था अरे बाप रे ये तो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी है, पर पिछले जैसा छोटा सा प्लांट नहीं बल्कि पूरी तरह से मेच्योर हुआ प्लांट। और ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके बाद और भी चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने अरे बाप रे यहाँ पर रेड जेंसिंग पिनाकिल भी है। ये व्हाइट पिनाकिल से भी काफी ज्यादा रेयर जड़ी बूटी है और यहाँ पर इस गार्डन के अंदर यही दो जड़ी बूटी नहीं बल्कि इस जैसा काफी सारे जड़ी बूटी हैं। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल गार्डन नहीं बल्कि एक मेडिसिनल गार्डन है। अगर इस जैसे मेडिसिनल गार्डन के बारे में बाहर के लोगों को जो पता चल गए तो उसके बाद लिटरली वो सारे लोग मरेंगे इस गार्डन को अपने बनाने के लिए। एक सेकंड कहीं वो ग्रेट वल्चर इसी गार्डन का प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे। वेल ऐसा होने की पूरी तरह से चांसेस है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इतना कीमती गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कमाल का प्रोडक्ट तो होना चाहिए। और मैंने अपने पिछली जिंदगी में इस जैसे टेक्निक के बारे में काफी बार सुना जिस टेक्निक को यूज करके इस जैसे वल्चर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो जो भी बंदा इस मेडिसिनल गार्डन में ओनर होगा वो ऐसा वैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि वो काश बंदा होगा। ये सब सोचता जंग सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते तभी इसको अचानक एक छोटा सा झोपड़ी दिखाने लगती है और उसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि
अरे बाप रे, यहाँ पर ये जोबड़ी क्या कर रहा है, और ये जोबड़ी की हालत भी काफी ज्यादा बुरी लग रही है, मेरा अकेडमी से काफी ज्यादा बुरी। मुझे जाकर एक बार चेक करना चाहिए, ये सोचने तुरंत बाद वो जोबड़ी के पास पहुंच जाने लगता है। जाने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस मेडिसिनल गार्डन का ओनर इसी जोबड़ी में रहता होगा। ये सोचने के बाद वो जोबड़ी को डोर के धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है। करते करते बोला होता है कि क्या ब्रो कोई अंदर है क्या, और अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके वजह से जंग पूरी तरह से डोर को ओपन कर लेता, अंदर आ जाता। अंदर आने के बाद कोई बंदा सच में वहां पाता, पर वो एक ह्यूमन जैसा नहीं दिख रहा होता, बल्कि एक सूखा हुआ लाख जैसा दिख रहा होता है। और इसे देखने के बाद जंग उस बॉडी को चेक कर लेते। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगते कि मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी साल पहले ही मर गया, पर इसका बॉडी अभी तक पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है। ये सब कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड ये मेडिसिनल गार्डन का वार्डन है, तो इसे उन्हीं में से कुछ जड़ी बूटी यूज कर चुका होगा अपने बॉडी को ना सड़ने के लिए। ये बंदा कौन है इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर ये बात मैं लिख के बोल सकता हूँ कि ये जब तक ये बंदा जिंदा था तब तक ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा हुआ होगा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये बंदा मरने के बाद भी इसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है मुझे। ये सोचने के बाद जंग बोलने लगता है सीनियर आपके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर आपके यहाँ पर आने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्त का हालत काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए मैं एक दो जड़ी बूटी के लिए ये लेने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैं सिर्फ एक व्हाइट पिनाकिल नाम का जड़ी बूटी लेके यहाँ से चले जाऊंगा। उसके बाद इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा बाहर जाकर, तो इसलिए प्लीज सीनियर ऐसा करने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उतने में वो लाश तोड़ तोड़ करके मुंह करने लगते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद ये जंग का पूरा दुनिया हिल जाती है। इसके बाद वो लाश सामने की तरफ उंगली भी दिखाने लगते है, उसके साथ तोड़ तोड़ करके कुछ ऐसा लिखने लगती है, और वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि मेरा समय अब खत्म हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अपना काफिन तक पहुंचा दो। ये देखने के बाद जंग बोले थे मुझे थोड़ा बहुत तो फट रहे है, पर आपका लास्ट विषय है, तो इसलिए मैं भी आपको इसको पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर ऐसा करने के लिए मुझे आपको उठाना पड़ेगा, तो इसलिए प्लीज मुझे परमिशन दीजिए आपको उठाने के लिए। ये सुनने के बाद वो लास्ट चुप हो जाते, इसके बाद कुछ भी नहीं बोलती। ये देखने के बाद जंग उसको उठा लेता है। उठाने के बाद बाहर आ रहा होता, बाहर आने के बाद वो बंदा किस डायरेक्शन में दिखा रहा होता उस डायरेक्शन में ये जा रहा होता है, और ऐसे ही कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली एक जगह पर आकर पहुंच जाता है। वहां पर एक ऐसे बना हुआ एक बड़ा सा डोर होती है, और जब ये दोनों वो डोर के सामने आकर पहुंच जाते हैं तुरंत ही वो डोर अपने आप ही ओपन करने लगते हैं, और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।